अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 111A स्टार्ट करते हैं जी। कैफ 5 का क्वेश्चन 12 आपको होमवर्क में दिया था मैंने, पेज नंबर 399 पे है ये क्वेश्चन। ऑन 1 नवंबर 21 एक्साइटमेंट एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद प्राइड टू मैन्युफैक्चर एंड सेल 100 यूनिट्स ऑफ स्पेशलाइज्ड मशीन इनटू एट अ टोटल कंसीडरेशन ऑफ 300 मिलियन। यानी कि उसने 100 यूनिट्स टोटल 300 मिलियन के देने हैं। तो एक यूनिट कितने का बेचेगा? वैसे ज़रूरत तो नहीं, लेकिन वैसे किसी सवाल में पढ़ भी सकती है 3 मिलियन का। यानी अगर 100 यूनिट्स 300 मिलियन के हैं तो फिर एक यूनिट 3 मिलियन का होगा, 30 लाख का। द मशीन्स विल बी डिलीवर्ड इन लॉट्स ऑफ 20 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। हर 3 महीने बाद 20-20 का लॉट ट्रांसफ़र करेंगे। टोटल हमने करनी है 100। PL हैज़ पेड 10% नॉन रिफंडेबल कंसीडरेशन इन एडवांस। मैंने आपको कहा था चाहे नॉन रिफंडेबल भी हो, ये क्या बना करती है हमेशा? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। ये कभी भी रेवेन्यू नहीं बनाना, ठीक है, चाहे नॉन कैंसलेबल भी हो। वो तो तब है जब ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाए, तो फिर ये नॉन रिफंडेबल उस दिन रेवेन्यू बनेगा, ठीक है ना। अच्छा, एंड रिमेनिंग वाइल रिमेनिंग कंसीडरेशन will be paid in 5 equal installments only after delivery of each lot and not before। अच्छा, अगर 100 यूनिट्स देने थे 20-20 करके, तो इसका मतलब कितनी लॉट्स जानी थी? तो इसीलिए वो कह रहा है कि 5 लॉट्स में जाना है, तो हर लॉट की पेमेंट आएगी, ठीक है, ईच लॉट के साथ, यानी कि 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स जानी है। यानी 300 रुपये को भी उन्होंने 5 में डिवाइड कर दिया। ओके जी बेटा, मतलब वही कर लेना। अच्छा, द सेल्स टीम ऑफ EL वर्कड हार्ड एंड स्पेंड 1600 आवर्स कॉस्टिंग 4 मिलियन फॉर प्रिपेयरिंग प्रपोजल फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, जिसके बारे में हमने क्या कहा था, ये तो एक्सपेंस होगा। द टीम ऑल्सो वॉज ऑल्सो रिवॉर्डेड विद अ बोनस ऑफ 6 मिलियन। इसको हमने कहा था ये कैपिटलाइज करेंगे, नुमान भाई वाले पैसे। अप टू ईयर एंड EL has manufactured 15 यूनिट्स ऑफ द मशीन टू बी डिलीवर्ड ऑन 31 जनवरी। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जब नवंबर को, नवंबर दिसंबर जनवरी, ये 3 महीने वो 20 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है जी। कुछ स्पेशलाइज्ड मशीनें बना रहे हैं, ठीक। और उसके बाद फिर ये 31 जनवरी को डिलीवर करेंगे और पैसे आएंगे। 10% एडवांस उन्होंने पकड़ लिया। अब हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड क्या है? यहीं पे लिखा तो हुआ था, फॉर द टू बी डिलीवर्ड इन फॉर द ईयर एंडेड, for the year ended up to year ended 31 दिसंबर, for the year ended 31 दिसंबर 21। तो ये हमारा ईयर एंड था। अब मेरा सवाल नंबर 1, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे EL वाले, एक्साइटमेंट वाले एक्साइटेड होके कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे? ये किस दिन की बात कर रहा हूँ? ये फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 था ना, 21, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2021 तक ये तो यहाँ एंड हो रहा है ना, ठीक है। हमारा ईयर एंड हुआ, कितना रेवेन्यू रिकॉर्ड करें? नहीं यार, देखो 300 चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जानी है। ये स्टेप 5 होता है ना बेसिकली, रिकॉर्ड करो रेवेन्यू। हमने कहा था या इन टाइम होगा या ओवर टाइम होगा। इन टाइम तो आसान है, लेकिन हमने मुश्किल से चीज़ जो पढ़ के याद रखी वो कौन सी है? ओवर टाइम। हमने उसके अंदर 3 चीज़ें देखी थी। अगर तो हम साथ साथ चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं और वो साथ साथ यूज़ कर रहा है तो ओवर टाइम। क्या ऐसा केस है ये? नहीं। अच्छा, ऐसा केस नहीं है। तो क्या ये ऐसा केस है कि वो हमारे पास ही बैठ के मशीनें बना रहा है और जितनी बन गई हैं वो हमारे पास आ गई हैं? बेशक स्पेशलाइज नेचर की हैं, वो अगली बात में देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या ऐसी बात है कि वो जैसे जैसे बन रही हैं हमारी होती जा रही हैं? बोलो। दूसरी शर्त भी पूरी नहीं हुई। अब तीसरी शर्त ये थी कि सेलर के पास कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। उसकी वजह 2 हो सकती थी, उसकी वजह 2 हो सकती थी, या तो वो स्पेशलाइज नेचर की है या रिस्ट्रिक्शन है। चलो माना कि इसके अंदर लिखा हुआ है स्पेशलाइज्ड मशीन है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही तीसरी शर्त भी तो आ गई थी फिर। मतलब इस तीसरे पॉइंट के अंदर एक तो ये था कि स्पेशलाइज नेचर की हो या कॉन्ट्रैक्ट में उसने रोका हो, लेकिन इसके साथ ही साथ दूसरी बात भी क्या थी? राइट टू पेमेंट भी उसका बन चुका हो। तो क्या इस कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसी बात लिखी हुई है कि भाई ईयर एंड तक अगर 15 बन गए तो उस 15 के पैसे आपने देने हैं? बात ही क्या हुई है कि जैसे ही लॉट ट्रांसफ़र होगी
वैसे ही आपसे हम रेवेन्यू लेंगे, मतलब पैसे लेंगे उन 20 यूनिट्स का। एडवांस तो वैसे रख लिया है उन्होंने, उनको वैसे भी उन्होंने लायबिलिटी बनाया हुआ, ठीक है। अब रेवेन्यू कोई रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड होता नज़र आ रहा है इन टाइम, बिकॉज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो रही है इन टाइम। 20 के 20 यूनिट्स जब 31 जनवरी को डिलीवर करेंगे एक्साइटमेंट वाले, तो 20 यूनिट्स का रेवेन्यू फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, ओवर टाइम नहीं है, ये बात डिसाइडेड। नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेंस में कुछ डालेंगे, ये एक्सपेंस में बिल्कुल ये डाल देंगे, ये 4 मिलियन, ठीक है जी, 4 एक्सपेंस में आ गया। और उसके बाद 6 मिलियन के बारे में क्या था जी, ये 6 मिलियन ये इन्वेंट्री बनाएंगे। असल में ये इन्होंने बना के चीज़ें बेचनी है ना, तो हमने कहा था कि ये जो होती है ये कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इंक्रीमेंटल वाली है, इसको एसिड बनाओ और अमोर्टाइज करो ओवर लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि वो, बल्कि ये हमने अमोर्टाइजेशन कार्ड की ये वाली बात इस तरह से कर ली थी कि जैसे जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाओ वैसे वैसे इसको भी एक्सपेंस, रेवेन्यू 2 साल में रिकॉर्ड हो इसको 2 साल में, रेवेन्यू 50 साल में रिकॉर्ड हो इसको 50 साल में, रेवेन्यू 1 साल में रिकॉर्ड हो तो 1 साल में इसको भी रिकॉर्ड कर दो। भाई बात समझ आ रही है? ओके अच्छा, अब तो इन्वेंट्री बना लिया हमने 6, क्योंकि ये कॉस्ट टू ऑब्टेन है, लेकिन कौन सी वाली, इंक्रीमेंटल वाली, ऐसा ही है। अच्छा अगली बात, जब रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है, वो जब भी होना है, तो ये कॉस्ट का भी कुछ ना कुछ एक्सपेंस बनना चाहिए। बोलो, अब अगर ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमने अपने एम्प्लॉयज़ को ये बोनस दिया है, तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट में तो 300 यूनिट्स ने जाना है और 300 मिलियन ने आना है, ठीक है ना, यानी कि 100 यूनिट्स ने जाना है। अब हर दफ़ा कितना रेवेन्यू आ रहा होगा, यानी कि 60 का समझो रेवेन्यू हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सिंगल ही है, 2 नहीं है, सिर्फ यूनिट्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। अब 60 करके ये इनकम रिकॉर्ड होती जा रही होगी, तो ये 6 भी जो है, ये 6 भी बटा 5 हो जाएगा। कितना बनता है वैसे बाय द वे हैं 1.2 मैंने माना कि हमारे इस पीरियड के अंदर तो 1 रुपया भी एक्सपेंस नहीं बनना, क्योंकि 1 रुपया इनकम नहीं बना, लेकिन वैसे एक डिस्कशन कर रहा हूँ कि अगर आप ये डिस्कशन करते अगले साल में होते तो फिर हम क्या कहते, हम कहते जी क्वार्टरली 60 का रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है और क्वार्टरली ही 1.2 भी कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है। ये मैं इसलिए इस तरह से समझा रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे जाकर ईयर एंड आ जाए तो 120 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है और 2.4 का ये भी एक्सपेंस में डालना है बाकी एक्सपेंसेस के साथ, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बात की है। बहरहाल ये फ़िलहाल इस सवाल की हद तक रेलेवेंट नहीं थी। अच्छा, अब ये तो हमारी बात हो गई। मैं अगली बात आपसे पूछ रहा हूँ, जो 15 यूनिट्स हैं वो क्या हैं? वो इस वक्त इन्वेंट्री हैं, यानी इन्वेंट्री में बाकी कॉस्ट भी होगी, ये भी हमने उसी में डाल दी है, ठीक है। ये 15 यूनिट्स की जो इन्वेंट्री है, क्या इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफ़िल हो गई है? इसकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं हुई। ये कोई साथ साथ करके हम उसको कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, साथ साथ वो यूज़ नहीं कर रहा। और तीसरा केस जो सबसे टेक्निकल था वो क्या था कि जी ये नॉन कैंस मतलब ये स्पेशलाइज नेचर का हो और इसका राइट टू पेमेंट आ जाए। स्पेशलाइज तो है लेकिन राइट टू पेमेंट नहीं है। वो दोनों चीज़ों के दरमियान उसने एंड लिखा होता। अगर कहते हो तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। एंड लिखा हुआ था, भाई कह रहे हैं दिखा दे। अब भाई ने कहा है, हालांकि मैं इधर आया हुआ था। पेज नंबर बताओ अब मुझे। ओके, पेज 358। ये देखें जी, द एंटिटीज परफॉर्मेंस इज टू क्रिएट एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी एंड एंटिटी हैज एनफोर्सेबल राइट ऑफ पेमेंट। तो पहली चीज में से एक चीज तो आ गई है स्पेशलाइज नेचर का। किधर यार हिल क्यों नहीं रहा ये क्योंकि ये स्पेशलाइज नेचर का है, ठीक है। पहला काम नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई, लेकिन स्पेशलाइज नेचर का है। पर मसला ये है कि इसमें दोनों शर्तें होनी चाहिए, ठीक है। पीओ सेटिस्फाई ओवर टाइम अगर थर्ड पॉइंट के अंदर प्रूफ करानी है हमने, तो इसके लिए इसका ये वाली शर्त भी पूरी हो कि एंटिटी सेलर के पास कोई अल्टरनेटिव यूज़ नहीं है। ये 2 चीज़ों से आ सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो जाए तो हम कहेंगे जब इसका कोई और यूज़ नहीं है, तो चलो स्पेशलाइज तो हो गया। लेकिन दूसरी बात, एंटिटी हैज़ राइट टू पेमेंट फॉर वर्क डन टू डेट। क्या हमने ऐसी बात लिखी हुई है कि 15 जो बन गए इसकी पेमेंट अभी ले लोगे? ऐसी कोई बात कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई। कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है 20 के पैसे, 20 यूनिट्स आएंगे तो 20 के पैसे आएंगे। तो इस वजह से ये तीनों शर्तें नहीं पूरी हुई, तो फिर हम चले गए इधर। इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम, ये तो पढ़ाया ही नहीं था। इफ अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज नॉट सेटिस्फाइड ओवर टाइम एंड इट सेटिस्फाइज द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन एट अ पॉइंट इन टाइम, ठीक है।
इसका मतलब है अगर ओवर टाइम नहीं है तो फिर क्या है, पॉइंट इन टाइम, तो फिर रेवेन्यू भी पॉइंट इन टाइम ही रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अच्छा जी, इसको यहाँ खुला रखें क्योंकि इसको भी रेफर करना है हमने अभी। ओके, अच्छा जी, तो भाई इसका मतलब रेवेन्यू ओवर टाइम नहीं है, रेवेन्यू इन टाइम होना है और वो 31 जनवरी को होना है, हमारा ईयर एंड हो गया है। अब आते हैं जी सीएफओ साहब की तरफ। ELCFO has suggested that revenue of 15 units should be recorded in 21. Revenue of 15 units should be recorded in 21 as the machines are of specialized nature and have no alternative use. उस भाई ने भी इस पॉइंट को स्टैंडर्ड से पढ़ा था लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ा था। नो अल्टरनेटिव यूज़ तो है कि इसका इस सेलर का पास कोई अल्टरनेटिव यूज़ इसका नहीं है, लेकिन दूसरे टाइम के ऊपर राइट टू पेमेंट फॉर वर्क डन टिल डेट वाली शर्त पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसकी सजेशन सही नहीं है। आगे वो कहता है फर्दर सेल टीम कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन, लो 6 और 4 10 को कह रहा है, शुड बी टेकन टू स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस एट दिस हैज़ बीन फुली रिकवर्ड थ्रू 10%। अजीब बात कर रहा है यार, ठीक है, तो हम इससे एग्री नहीं करते। ऐसे ही है ना, अब ये एग्री नहीं करना लिखेंगे कैसे? वैसे ये बात तो आपको याद है ना, ठीक है। असल में तो ये पॉइंट मैंने इसलिए खोला हुआ था कि अब हमने जो चीज़ें लिखनी है, आपने ये देखो, ये पैराज, ये जो पैराज इस कलर के किए हुए हैं ना, ये आपने हाईलाइट करने हैं, ठीक है। अब लिखोगे कैसे? अब सबसे पहली बात हमने क्या करनी है, सबसे पहली बात हमने करनी है जो 15 मिलियन का 15 यूनिट्स का वो रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का कह रहा है, ऐसे ही है। चलो अब इसके बारे में हम वहीं से लिख कर लाते हैं सारी बात, फिर इंक्रीमेंटल कॉस्ट को यहाँ से लिख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात लिखो, कहाँ था, पेज 3, नहीं, अभी जो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आ गया, चले जी, पैरा 35 लिखो जी, लिखो, इसका सोल्यूशन लिख लो, जल्दी से लिख लो, ज़रा थोड़ा तरीका आ जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन वाला आए तो पैरा खोल के लिखना कैसे हेल्प कर सकता है, और अगर नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट लिखें, आपकी मर्जी है। लिखें जी, ELs, बल्कि यहाँ से लिख लें, ऐसे लिख लिया करें, पैरा ओपन करें और लिखें एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट, ये मैं नो भी हटा रहा हूँ, अब वो असली वाला कर रहे हैं, बल्कि इसको ऐसे ही रहने दें, ठहरें, इसको ज़रा हम जुमला ही ऐसे बना लेते ताकि आप उस वक्त भी ऐसे यूज़ करें। एंटिटीज परफॉर्मेंस क्रिएट्स एन एसेट विद नो अल्टरनेटिव यूज टू एंटिटी, बट देखो लिखो, एंटिटीज परफॉर्मेंस is creating an asset, या machine is creating an asset with no alternative use to entity, but the entity has लिख रहे हो, but the entity has no enforceable right to payment, but the entity has, यहाँ से देख के लिखना है, कोई याद नहीं करना, पर्चे में ओपन कर लेंगे इसको, but the entity has no right to payment for performance completed till date, therefore the revenue shall be recorded, therefore the revenue, अब यहाँ से निकल गया हूँ मैं, अब सवाल की तरफ चला गया हूँ, therefore the revenue of, दोनों इधर आ गए हैं, चलो, therefore the revenue of 15 units will be recorded, मैं तो यूँ कहने लगा था, चलो हाँ ऐसे कर लो, therefore the revenue of 15 units will not be recorded for the year ended, will not be recorded for the year ended 31 दिसंबर 2021, and it will be recorded when the whole lot of 20 units, and it will be recorded when the whole lot of 20 units will be delivered in the next year, that is 31 जनवरी 22, when the whole lot of 20 units will be delivered in the next year, आगे ब्रैकेट में लिख लो, that is 31
जनवरी 21। अब देखो हमने स्टैंडर्ड के पैरा को भी लिख लिया बीच में, स्टैंडर्ड से खोल के थोड़ा सा, ठीक है ना। अब ये बात वैसे थोड़ा याद रहती है, लेकिन पैरा में लिखा हुआ है, ओपन बुक है, ठीक है, सही हो गया जी। अच्छा, अब ये बात तो हमने कर ली इसकी, पहले हमने ये पढ़ा है कि होना क्या है, फिर वो क्या कह रहा है, ठीक है ना। उसने कहा क्या, असल में वो कह रहा है एनालाइज करो सीएफओ के ट्रीटमेंट को जो उसने सजेस्ट किया है। तो इसलिए मैंने पहले पढ़ के ये देख लिया कि करना क्या है, फिर उसकी बात को एक एक करके सही या गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये बात अब होगी क्लियर, स्टैंडर्ड के पैरा से भी हमने इसको कर दिया। अब अगली बात, 7 नंबर का सवाल है ये, ठीक है। अगली बात, इसमें अब 4 को हमने एक्सपेंस में डालना है, 6 को हमने कैपिटलाइज करना है, और जिस 6 को कैपिटलाइज करना है उसको भी हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इनकम में डालना है, ठीक है ना। उसको एसेट बना के आहिस्ता आहिस्ता इनकम में डालना है। अब ये दो बातें अलग अलग लिखनी है। उसके बाद फिर कहना है वो तो कह रहा है कि सारे को एक्सपेंस में डाल दो, जो कि सही नहीं है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो लिखना शुरू करें। अमाउंट्स पेड टू सेल्स टीम, बल्कि इसको यूँ लिखो, उसको अलग, उसको बाद में करेंगे, काट दें इसको, बल्कि इसको अलग अलग पहले लिख कर लाते हैं। और अगेन मैं पैराज की तरफ जा रहा हूँ, जो मेरे पैराज हैं, जो आपके साथ भी होंगे, जो मैंने यहाँ पर भी लिखे थे, ये इस चीज़ पे ये पैरा लग रहा है, ठीक है। ये पैराज छोटे छोटे पैराज हैं, ऐसे ही हाईलाइट किए होंगे आपने स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने क्या बताना है, 4 है ना, 4 एक्सपेंस करने वाला और 6 है कैपिटलाइज होने वाला। एक्सपेंस करने वाला किधर पड़ा हुआ है, एक्सपेंस करने वाला किधर पड़ा हुआ है, ये तो कैपिटलाइज वाला है, इसकी एक्सेप्शन है। ये एक्सपेंस वाला है, अच्छा 93 में सारी बातें ही लिखी हुई हैं, ठीक है। ये बात तो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि रिकवरेबल की बात नहीं है, और उसने पता नहीं क्या, उसने कहा तो एडवांस है तो रिकवरी होगा, रिकवरेबल को छोड़ो भाई, उसने सारे कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए हैं, ये कैसे आप इधर डाल रहे थे, अजीब सी बात उसने की थी। खैर हम पैरा 93 के पास जाते हैं, जो अगले सफ़े पे है, यानी पीछे ही है जी। लिखें जी, कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट दैट वुड हैव बीन इनकर्ड, जल्दी से लिखें, यहाँ से देख के लिखना है, स्टैंडर्ड से देख के आप तेज़ी से लिखेंगे। कॉस्ट टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट that would have been incurred regardless of whether the contract was obtained, regardless of whether the contract was obtained, shall be recognized, recorded as an expense when incurred, shall be recorded as an expense when incurred. वो यार ये देख लो, shall be incurred as an expense when incurred, therefore rupees 6 million, therefore rupees 6 million हो रहा है मैं बेटा कैपिटलाइज, अच्छा सॉरी, therefore rupees 4 million for preparing proposal of contract, therefore rupees 4 million for preparing जी, for preparing proposal of contract shall be recorded as an expense, shall be recorded as an expense, ठीक है जी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है, कुछ जुमला मिस तो नहीं हो गया। फुल स्टॉप के बाद आगे लिखें। अब एसिड वाले की तरफ आते हैं। द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, बल्कि ये तो बता रहे हैं हम क्या, इसको ना बताओ, 91 सिर्फ लिखो, सिर्फ 91 लिखो। द एंटिटी शेल रिकॉर्ड एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। मुझे ज़रूरत ही नहीं है मैं कुछ याद करूँ, वैसे अपने अल्फाज में भी इसको लिख सकते हैं, आपको तकरीबन पता भी है, लेकिन एक सहूलत मौजूद है तो सामने रखो, एक जुमला यहाँ से उठाना और बेहतरीन नंबर उसने दे देने। द एंटिटी शेल रिकॉर्ड एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर। यार ये वाला, ये तो उसकी वाली बात को भी हम सही करते जा रहे हैं। द एंटिटी शेल रिकॉर्ड एज एन एसेट द इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर, बस आगे वो ना लिखें, ठीक है जी।
देयरफॉर ₹6 मिलियन, अब तो 6 ही है ना, देयरफॉर ₹6 मिलियन रिवॉर्डेड टू सेल्स टीम, देयरफॉर ₹6 मिलियन awarded to sales team shall be recorded as an asset and shall be taken to profit and loss over the लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जान ही छुड़ा लो अगर लाइफ जितनी भी है, अगर वो 1 साल से कम है तो फिर सारा इधर ही चला जाएगा, वो बात भी करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। लाइफ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू भी जाना है ना, मतलब रेवेन्यू सारा कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ में हो जाना या नहीं हो जाना। तो वही कह रहा हूँ, लाइफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे रेवेन्यू भी फैला देते हैं हम, उसकी कोई ना कोई बेसिस तो होती है। वो अगली बात हमें वैसे जहन के अंदर याद है कि जिस बेस पे रेवेन्यू रिकॉर्ड होना है वही परसेंटेज कॉस्ट पे भी लगनी है। लेकिन वो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन वगैरह हम जब निकालते थे तो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ में से ही निकालते थे ना, इतने यूनिट्स बन गए, इतने रहते हैं, इतनी कॉस्ट इनकर होगी, इतनी रहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट लाइफ पे फैला हुआ है रेवेन्यू, और वो भी तो मैंने ज़रा शॉर्ट लिखवा दिया, ठीक है। क्या लिखवाया वैसे नहीं, उससे पहले देयरफॉर ₹6 मिलियन awarded to sales team shall be recorded as an asset and shall be taken to profit and loss over the life of contract। जान छूट गई ना फिर, मतलब उसको आगे आप लिख सकते हो मैचिंग विद रेवेन्यू, अगर बहुत तकलीफ हो रही है लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब ये तीनों बातें हमने लिख ली, और बोलो अब इसके बाद आगे वो कहता है पॉइंट बी, 2-3 लाइनें छोड़ देना, कोई और बात जहन में आ जाए तो वही बंदा लिख सकता है, ठीक है। या एंड पे आप, मतलब वैसे तो हमने लिख दिया, देयरफॉर आप एक लाइन लिख सकते हो, देयरफॉर द ट्रीटमेंट सजेस्टेड बाय CFO इज इनकरेक्ट इन लाइट ऑफ अबव डिस्कशन। एनालाइज भी कर दिया हमने, ठीक है जी। अच्छा, अब पॉइंट बी में लिखें, ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ CFO मे बी इन ब्रीच ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। अब क्या कहें, इंटेग्रिटी नहीं है उसमें, बेईमान है, ऑनेस्टी नहीं है, बायसनेस है उसमें, थोड़ा कॉम्पिटेंस का मसला मैंने जाते हुए कह के भेजा था, तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अब जब एथिक्स में हम पढ़ रहे थे ये प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, तो उसमें आपको याद होगा कि वहाँ पे लिखा हुआ था कि भाई साहब आप अगर मेंबर बन गए हैं तो कहानी ख़त्म नहीं हो गई, आपने खुद को अपडेट रखना है, कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD और होते हैं सारे मेंबर्स में पूरे करने होते हैं साल के अंदर, ठीक है। तो आप कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपनी करते रहें, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाते रहें। उसके आगे की लाइन ये भी लिखी हुई थी, तब भी मैंने आपको ये बात कही थी कि जिस बंदे ने आपको इतनी हैवी कॉस्ट के ऊपर रखा हुआ है ताकि उसको क्वालिटी मिल सके, आप अपनी क्वालिटी, अपनी कॉम्पिटेंस को इतना रखें कि जिसने आपको हायर किया हुआ है एम्प्लॉयर ने, उसको अच्छी क्वालिटी मिले। अब ये 2-3 बातें लिखनी थी आपने, तो लिख लें यहीं से, बल्कि देख लें, अच्छा लिखा होगा, ठहर जाए। पहले सोच लेते हैं बात क्या करनी है। CFO, अच्छा लाइन एथिक्स वाली जो है ना 1.5, वो पहली याद करनी है, वो वैसे ही लिखनी है, ठीक है ना जी। तो वहाँ से बस वो लाइन उठानी है, लेकिन मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ मैं ये बता रहा हूँ आपको। CFO seems to have lack of competence, therefore he is in breach of professional competence and due care, ठीक है जी। He should update his knowledge to make his employer हैप्पी। वैसे तो हैप्पी नहीं करना चाहिए, लेकिन तो ये कहना चाहिए सो दैट हिज एम्प्लॉयर कैन गेट हैप्पी। सिर्फ करने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट हिज एम्प्लॉयर कैन गेट क्वालिटी सर्विस, ठीक है, फॉर विच ही इज़ पेइंग, ठीक है, बिल्कुल। तो अब जाके देखें आई के अपने ऊपर वाला जुमला कैसे लिखे हैं और नीचे वाला कैसे लिखा है, एक नज़र डाल लें। लेकिन वो 1.5 लाइन पहले लिखनी है, वो एथिक्स से याद की है वो आपने, मैंने नहीं की हुई क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे में एथिक्स नहीं है, ये शुक्र नहीं कह दिया जी। रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात वो करता है, वेयर एंटिटी परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद अल्टरनेटिव एंटिटी कैन रिकॉग्नाइज ओवर टाइम एंड एनफोर्सेबल राइट ऑफ पेमेंट कंप्लीट टू डेट एज पर एग्रीमेंट एंड टाइटल फॉर रिमेनिंग कंसिडरेशन ऑन। अच्छा वही वाली बात लिखी है, ज़रा शॉर्ट करके लिखी हुई है हमने। द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन correctly expensed out as such cost would be incurred whether contract is obtained or not. However, 6 million shall be it is incremental cost shall be amortized over contract period on a systematic basis। वही मतलब जैसे रेवेन्यू वैसे ये जाए, ठीक है जी। और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हमने
अमोटाइज 21 में इसलिए नहीं करना क्योंकि कोई रेवेन्यू भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये मैंने आपको ज़बानी ऊपर डिस्कशन कर दी थी। उसके बाद बी पार्ट कहता है CFO इज इन ब्रीच ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर एज CFO इज ड्यूटी टू मेंटेन हिज प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल टू सच लेवल दैट एम्प्लॉयर रिसीव्स अ कंपिटेंट सर्विस इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल CFO शुड इन्वॉल्व इन CPD, अच्छा जी, विच विल डेवलप एंड मेंटेन हिज कैपेबिलिटीज़, ठीक है जी। तो ये 2-3 बातें आपने इसके लिए भी लिख देनी थी, ओके। अच्छा जी, अब अगली बात आज शुरू करते हैं डिस्टिंक्ट की। ठीक, शुरू कर ही लेनी चाहिए, अब इसको भी बड़ा इंतज़ार कराया इसने। वैसे टाइम ज़ाया किया वैसे। ये एग्जाम्पल भी करेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, पेज 335 पे। अच्छा जी, एक होती है जी कॉफ़ी बीन्स, पता है ना, एक होता है मिल्क और एक होती है शुगर। ये तीनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये तीनों अलग अलग इस्तेमाल हो सकती हैं, ऐसे ही है। कस्टमर चाहे तो देखो ना, मैं किसी एक दुकान से कॉफ़ी बीन ख़रीदता हूँ, दूसरी से जाके दूध ख़रीदता हूँ, तीसरी से जाके चीनी ख़रीदता हूँ, घर पे आके मैं कॉफ़ी बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये गुड्स हैं या सर्विसेज भी हैं, तो ये डिस्टिंक्ट हैं, ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद मिसाल के तौर पे हमने पहला सवाल किया था, याद होगा आपको, बर्गर, फ्राइज़, बॉटल, मैकडॉनल्ड वाला सवाल, ठीक है जी। बर्गर मैकडॉनल्ड से ले लें, फ्राइज़ कहीं और से ले लें, बॉटल कहीं और से ले लें, ठीक है। तो बर्गर, फ्राइज़ और बॉटल्स, ये तीनों गुड्स ऐसी गुड्स हैं जो अपने आप के अंदर डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे। डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन स्टैंडर्ड ये लिखता है कि गुड्स सर्विसेज से कस्टमर ऑन देयर ओन फ़ायदा उठा सके। हम सिर्फ बर्गर कहीं से ले लें, फ्राइज़ कहीं से ले लें, ये कोई ऐसा बर्गर तो नहीं है जिसके अंदर ही उन्होंने फ्राइज़ भी डाल दी और ऊपर पानी भी लगा दिया और एक करके दे दिया, ऐसा बर्गर तो नहीं ना है, ठीक है। तो बहरहाल फ़िलहाल ये तीनों गुड्स अपने आप के अंदर डिस्टिंक्ट हैं। इसकी निशानी कस्टमर इनसे अलग अलग फ़ायदा उठा सकता है। एक बर्गर खा ले, एक फ़्राइज़ खा ले, ये थोड़ी है कि जिसने बर्गर खाया फ्राइज़ नहीं खाए वो कहेगा जी मुझे फ़्राइज़ ने वो फ़ायदा ही नहीं दिया। तो ऑन देयर ओन ये गुड डिस्टिंक्ट हैं, मतलब कस्टमर इनसे अलग अलग फ़ायदा उठा सकता है, या यूं भी कह सकते हैं, एक निशानी ये भी स्टैंडर्ड में लिखी हुई है कि ये अलग अलग लोग बेचते हैं, लोग अलग अलग ये बेच रहे हैं, ठीक है। अगली बात, पहले दोनों बातें पढ़ ही लेते हैं। अच्छा, अब ये दोनों केसेस के अंदर ये 6 गुड्स मैंने जो है वो आपके सामने लिखी हैं जो ऑन देयर ओन डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है, अलग अलग हैं। लेकिन जब हमने डील की बात की थी तो एक डील थी, याद है? बोलो, एक डील थी, पर मसला ये था कि डील होने के बावजूद, हालांकि बर्गर, फ्राइज़, बॉटल्स ये तीनों डिस्टिंक्ट थे, डील आ जाने के बावजूद भी ये रहे डिस्टिंक्ट ही। मैकडॉनल्ड ने, मैंने जैसे कहा, मैकडॉनल्ड ने बर्गर के अंदर ही फ्राइज़ और ऊपर पानी डाल के नहीं दे दिया आपको, यानी ये 3 इनपुट्स का एक आउटपुट नहीं बनाया। हाँ, अगर आप इससे पीछे चले जाएं, ब्रेड, टोमेटोज, चिकन, केचप, ये अब इससे पीछे आ गया हूं मैं, ये तीनों भी डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज हैं। ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं, बाकी अपनी मर्जी से, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप के अंदर डिस्टिंक्ट हैं।
आप किसी दुकान से ब्रेड लें, किसी से टोमेटोस पकड़ें, किसी से चिकन लेकर आएँ, किसी से केचप लें और इनको इकट्ठा कर सकते हैं आप। यानी ये चारों चीज़ें ऐसी हैं कि ये ऑन देयर ओन डिस्टिंक्ट हैं। लेकिन जब इनको आपने नहीं ख़रीदा और मैकडॉनल्ड्स से जाके बर्गर ले लिया तो मैकडॉनल्ड्स वालों ने ये 4 इनपुट्स को मिलाकर एक आउटपुट बना दिया। अब ये 4 इनपुट्स एक आउटपुट बन गई हैं, अपनी असल शक्ल को खो बैठी हैं। अब बहुत थोड़ी देर के मैं अगर यूँ कह दूँ कि मुश्किल है अब उस चिकन का उस हालत में वापस लाना, या उस टमाटो का गोल हालत में वापस लाना, या उस केचप का उस पाउच में वापस जाना, या उस ब्रेड का अब जो है वो दूसरी शक्ल में आना, कट चुकी है। तो ये 4 इनपुट्स ने मिलकर एक आउटपुट बनाया है, ठीक है ना। तो ये गुड सर्विसेज ऑन देयर ओन तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन जब इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई, मैकडॉनल्ड से हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो किसका कर लिया? ब्रेड का, ये बर्गर का, ठीक है ना। तो अब जब ये बर्गर बन गया तो ये क्या है? ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। हमें मैकडॉनल्ड ये नहीं कहता कि मैं ब्रेड, टोमेटो, चिकन और केचप आपको दूंगा, बल्कि वो क्या कहते हैं? मैं आपको बर्गर दूंगा। ये बात समझ आई? तो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तो थी, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गई? सेम, क्योंकि 4 इनपुट्स ने मिलकर एक आउटपुट बना दिया। अच्छा, अब आगे बढ़े। मैकडॉनल्ड वालों ने डील लगा दी, बर्गर लो, फ्राइज लो, बॉटल्स लो, लोया लो, लेलन लो। अच्छा सॉरी, अब मुझे बताएं कि इस डील के अंदर रहते हुए क्या हम कहेंगे कि ये एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है? मसला सिर्फ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का है, डिस्टिंक्ट इसलिए समझाया जा रहा है। अगर गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं तो जितनी हैं उतनी पीओज हैं। अगर मैं कहूं कि मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर डिलीवर करने का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप क्या कहोगे? उनकी कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं? आप क्या कहोगे? टमाटर भी है, ब्रेड भी है, चिकन भी है, केचप भी है, उन्होंने ये डिलीवर करना है? नहीं, उन्होंने एक बर्गर डिलीवर करना है। बात समझ रहे हो? लेकिन जब डील पे आते हैं तो डील के केस में बर्गर, फ्राइज, बॉटल ये अपने अंदर भी डिस्टिंक्ट हैं और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट ही हैं। कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि ये 3 चीजें मिलकर कोई, मैंने आपको बताया वो पानी वाला बर्गर, पानी फ्राइज वाला बर्गर नहीं बनाया। इसका मतलब ये डिस्टिंक्ट खुद भी हैं और ये इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट है। आगे बढ़ते हैं जी। कॉफी बीन्स, मिल्क, शुगर, ये एग्जांपल्स लिखी हैं किताब में। कॉफी बीन्स, मिल्क, शुगर, ये सब डिस्टिंक्ट हैं। बोलो, इनसे अलग अलग फायदा उठाया जा सकता है। इसकी निशानी क्या है? कस्टमर इनसे अलग अलग फायदा उठा सकता है। दूसरी निशानी क्या स्टैंडर्ड ने बताई? सेलर इसको अलग अलग मुख्तलिफ सेलर बेच रहे हैं। मैं कॉफी बीन एक जगह से लूँ तो वहीं से मिल्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं मिल्क 7 वाली दुकान से भी ले सकता हूँ, मैं शुगर तीसरी दुकान से भी ले सकता हूँ। यानी कि इस तरह की चीजें बहुत सारे लोग बेच रहे हैं, अलग अलग करके बेच रहे हैं और ये अलग अलग मिल रही हैं और अलग अलग फायदा भी। सिर्फ चीनी खा लो, मुंह मीठा कर लो फिर मुंह कौड़ा करना है, सिर्फ कॉफी बीन्स खा लो, मतलब फायदा अलग दे सकती हैं, ठीक है। लेकिन जी हाँ, लेकिन जब टी कॉफ़ी एंड कंपनी, CTC लिखा हुआ है शायद, एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ठीक है। CTC वालों ने एक कप ऑफ कॉफ़ी आपको बना दिया, तो अब ये दोनों में फ़र्क देखो। ऊपर भी डील है, इधर भी कप है, ऊपर भी 3 चीज़ें हैं एक डील में, यहाँ भी 3 चीज़ें हैं एक कप में। लेकिन ऊपर वाली डील में गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट थी। लेकिन नीचे वाले के अंदर देखो तो गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट CTC वालों ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया? हम आपको एक कप कॉफ़ी का देंगे। अब कॉफ़ी बन के आ गया आपको, नहीं मैंने कॉफ़ी बीन्स अलग करने, मैंने इसमें से मिल्क निकालना है, मैं अलग अलग फ़ायदा, मैं शुगर निकालना चाह रहा हूँ इसमें से, तो ये मुमकिन होगा? ये शायद मुमकिन नहीं है। तो ये 2 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पहली बात, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, मतलब अलग अलग हैं। वो मतलब उनके अलग अलग होने की एक निशानी क्या है? अलग अलग होने की निशानी क्या है? अलग अलग फ़ायदा दे सकती हैं, बल्कि यूँ कहूँगा अलग अलग फ़ायदा दे सकती थी। कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? ऊपर वाली 3 को देखो, डील कर लें तो अभी भी वो अलग अलग फ़ायदा दे सकती हैं। इसलिए एक डील के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी बनी थी? 3। याद होगा क्वेश्चन, हमने कहा था मैकडॉनल्ड वाले 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं उनके, वो जैसे जैसे सेटिस्फाई करते जाएं वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करते जाएं। बर्गर दे दिया, पानी दे दिया और फ्राइज रख लिए, अब जैसे जैसे एक एक फ्राई पकड़ाते जाएं वैसे वैसे उसका, बात समझे, ठीक है ना। तो बात समझ आ रही है? 3 चीज़ें हैं, डिस्टिंक्ट नज़र आ रही हैं, लेकिन डील के अंदर रहते हुए भी ये डिस्टिंक्ट ही थी।
ठीक है, हमने कहा था डिस्टिंक्ट भी हैं और फेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से भी अलग नजर आ रही हैं, क्योंकि मैकडॉनल्ड वालों ने ये वादा किया है, आए डील दी है आपको हम एक बर्गर देंगे, एक फ्राइज देंगे, एक बॉटल देंगे। तो तीन चीजें थी डिस्टिंक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्टिंक्ट है। जबकि टी कॉफी कंपनी वालों ने क्या कहा, आए आपको कॉफी दें। अब दरअसल कॉफी बनाने के लिए उन्होंने भी कॉफी बीन्स, मिल्क और शुगर लिया, अलग अलग डिस्टिंक्ट चीजें थी, लेकिन इन्होंने इन तीन इनपुट्स को मिलाकर एक कंबाइन आउटपुट बना दिया। तो फिर सीटीसी वालों ने ये नहीं कहा आए आपको कॉफी बीन्स दें, मिल्क दें, शुगर दें, उन्होंने क्या कहा, आए आपको एक कप कॉफी का दें। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सीटीसी वालों की कितनी होगी, एक कप ऑफ टी। बात समझ गए? उन्होंने क्या, आपने क्या कहा, यार एक कप चाय का दे दो, डील लगी हुई है, कॉफी पे डील लगी थी, 10 रुपए के अंदर कॉफी मिल रही है, जाके क्या कहोगे, डील लगी हुई है तो वो चीजें अलग कर दो? नहीं, सादा बात है, बिल्कुल सादा बात है। ठीक है, दो चीजें, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट, असल में ना हमारी लड़ाई है पीओस की। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट की पहली निशानी क्या है कि वो अलग अलग हों, यानी उनसे अलग अलग फायदा लिया जा सकता हो। लेकिन जब IFRS 15 के अंदर हम डिस्टिंक्ट कहते हैं तो वो कहता है दूसरी शर्त भी पूरी करो कि क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग हैं, क्योंकि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग हैं तो केस 1 मैकडॉनल्ड वालों की 3 ऑब्लिगेशंस हैं, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग नहीं है तो केस 2 सीटीसी वालों की सिर्फ एक ही ऑब्लिगेशन है। ठीक है, समझ गए हो? जी स्टूडेंट जी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन तुम उसको अलग ना करो, तुम उसको ये कहो कि ये लोग नॉर्मली कॉफी बीन ये नहीं बेचते। ठीक है, बहरहाल जैसे, अच्छा वो क्या करेंगे, वो बर्गर पकड़ा दें, बाकी रोक लें, रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता, 2 गुट भर ले, पैसे रख जा, बाकी छाड़ दे, नहीं, पूरा कप ही। तो ये पॉइंट इन टाइम था, वो इत्तेफाक से पॉइंट इन टाइम इसलिए हो गया था कि वो तीनों ही गुड्स थी। लेकिन अगर यहीं पर एक कंप्यूटर डाल दो और एक सर्विस, एक गाड़ी डाल दो, एक मेंटेनेंस सर्विस, तो एक गुड इन टाइम आ गई, सर्विसेज ओवर टाइम गई, 2 बन गई ना, तो ओवर टाइम वाले का ऐसा ऐसा करते थे रिकॉर्ड। ठीक है, चलो जरा अंग्रेजी भी पढ़ के देखते हैं। यानी मैं यूं कह सकता हूं, बल्कि एक रूल सा बना लें कि गुड्स अपने अंदर अलग अलग हैं। ठीक है जी, गुड्स अपने अंदर अलग अलग हैं। दूसरी बात, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चलो लिख देते हैं कॉन्टेक्स्ट भी, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, बेटा बातें नहीं करो प्लीज, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हैं। अब ये बातें समझाई किस किस पैरा ने हैं, ये देखते हैं आप। गुड सर्विसेज अलग अलग हैं, गुड सर्विसेज विद इन कॉन्ट्रैक्ट कॉन्टेक्स्ट भी अलग अलग हैं। चीज़ें खुद अपने अंदर अलग हों और सेलर भी उनको अलग करके बेच सके। गुड्स अपने अंदर भी अलग हों और सेलर उनको अलग करके बेच भी सके, ये डिस्टिंक्ट। ठीक है, नॉर्मली बेच रहा होता है। अच्छा, गुड्स अपने अंदर अलग अलग हैं लेकिन सेलर ने उनको कंबाइन करके एक आउटपुट बना दिया, तो ये गुड्स भी डिस्टिंक्ट नहीं रहे। ठीक है, ज़रा पढ़ते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले पैरा 27 पढ़ते हैं। अ गुड और सर्विस इज डिस्टिंक्ट इफ बोथ फॉलोइंग क्राइटेरिया आर मेट, अगर दोनों ही क्राइटेरिया मीट करें तो, इफ बोथ क्राइटेरिया आर मेट। ओके, नंबर वन इज कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन। किधर गया मेरा टमाटर प्याज, कहाँ गए, कहाँ तस्वीर बनाई थी? अच्छा, ये टमाटर प्याज चिकन वगैरह, कस्टमर कैन ऑब्टेन बेनिफिट फ्रॉम इट्स ओन। ठीक है, गुड्स में से। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि गुड्स ऑन इट्स ओन, गुड्स अपने अंदर, चीज़ें खुद अपने अंदर अलग अलग हैं। ठीक है, यानी ऑन इट्स ओन, ये हमें किसने बताया? ये हमें पैरा 27 ने बताया।
ठीक है जी, इसका फर्स्ट बुलेट है। मैं सारे पेजेस बताता हूँ, फिलहाल ज़रा देखते रहो और सुनते रहो, पेजेस यहीं पे ही हैं, तुम लोगों के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। लो भैया, पैरा 27 का फर्स्ट बुलेट क्या कह रहा है, गुड्स अपने अंदर अलग अलग कब हैं, डिस्टिंक्ट कब हैं, जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स ऑन इट्स ओन। ठीक है जी, उसके बाद यहीं पर रुक जाएं, बाकी ना पढ़ें, ये ना पढ़ें, बाकी 27 को भी ना पढ़ें, और फिर पैरा 28 भी पढ़ लेते हैं, वो एक्सप्लेनेशन है। तो क्या लिखता है जी, कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन और टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज दैट आर रेडिली अवेलेबल टू कस्टमर। ठीक है, मतलब वो अलग से हो, या मिसाल के तौर पे उसके पास जो है वो सिर्फ चीनी कोई नहीं है तो उसने चीनी भेज दी है, बंदा कॉफ़ी खुद बना रहा था, कस्टमर तो उसकी कॉफ़ी बन जाएगी। बहरहाल ये अगली बात इतनी अहम नहीं है, मैं तो यूँ कहूँगा कि सिर्फ इतने को हाईलाइटेड रखो ताकि बात ज़हन में रहे। गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट होंगी कब, जब कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स ऑन देयर ओन। अब इसकी थोड़ी सी तफसील आगे भी लिखी गई है, वो क्या है, अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज इफ़ द गुड्स और सर्विसेज कुड बी यूज्ड, कंज्यूम्ड, सोल्ड फॉर एन अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन स्क्रैप वैल्यू और अदरवाइज हेल्ड इन अ वे दैट जनरेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अच्छा, एक तो ये बात भी होगी, ये बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी थी, मैं इसको फिर शॉर्ट कर देता हूँ। अ कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस इफ़ इट कैन बी यूज्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड। ठीक है जी, ओके। और अलग से, ठीक है, इफ़ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली, मैं तो उस वाली बात को ही उड़ा दूं, मैं तो कहता हूं, मैं तो यूं लिखता हूं, इफ़ अ गुड और सर्विस इज रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली दिस वुड इंडिकेट दैट कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम द गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन और इन कंजंक्शन विद अदर्स। तो दो बातें सामने आई डिस्टिंक्ट के लिए। पहली शर्त क्या है, गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट तब होती हैं जब कस्टमर ऑन देयर ओन उनसे फ़ायदा उठा सके, और दूसरी निशानी ये भी एक निशानी ही है कि जी अगर लोग रेगुलरली उसको अदर सेलर्स अदर्स उसको रेगुलरली सेल भी कर रहे हैं या वो खुद रेगुलरली उसको सेल करते हैं अलग अलग, तो मतलब ये क्या है, ये निशानी है। ठीक है, तो पैरा 27 और पैरा 28 की सिर्फ मतलब की बात जो मेरे सामने आई, उसने मुझे ये बताया कि टोमेटोज़ क्या हैं, अपने अंदर डिस्टिंक्ट है। ठीक है, अच्छा मिसाल के तौर पे आप वी सेंटर गए, आपने वहाँ पे जाकर कहा कि जी मुझे एक कीबोर्ड दे दें, आपने कीबोर्ड सिर्फ लिया, कीबोर्ड लेकर घर आ गए, क्या आप इससे ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सकते हैं सिर्फ कीबोर्ड से? नहीं, तुम खाली कीबोर्ड किसी चीज़ के साथ ना लगाओ तो टाइपिंग करके क्या मतलब, तुमको छोटे बच्चों, मैं घर जाता हूँ ना, बैग के अंदर एक कीबोर्ड है, मेरी बेटी 100 छोटी बेटी है, वो निकाल के कहती है मैं ज़रा खेल लूँ, और वो मैं ब्लूटूथ नहीं लगाता इसके साथ तो वो खेल लेती है। तो तुम क्या इस तरह से यूज़ करना चाह रहे हो? वो तो बच्चे होने की सूरत में यूज़ होगा। ठीक है, तो कीबोर्ड की मिसाल दे रहा हूँ कि कीबोर्ड जो है वो एक डिस्टिंक्ट गुड तो है, ठीक है, लेकिन शायद कस्टमर कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम द गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन। लेकिन अगली बात तो है ना, और अब और पढ़ाता हूँ, और उस कीबोर्ड को आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर के साथ जो रेडीली अवेलेबल है आपके घर में अटैच कर दो तो फिर फ़ायदा ले सकते हो। तो इसका मतलब बात तो वही हो गई ना, मैंने इसलिए ज़रा रोक दिया था। ठीक है ना, आप अगली बात सोच रहे थे, मैंने वो हाईलाइट नहीं की हुई थी, मैंने ज़रा सोचवानी थी आपसे। ठीक है, तो गुड सर्विस डिस्टिंक्ट कब है, जब कस्टमर उस चीज़ से ऑन इट्स ओन फ़ायदा ले ले, या अपने पास घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है वो चीज़ ला के उसके साथ अटैच करके फ़ायदा ले ले। ठीक है, और उसकी दूसरी निशानी उन्होंने क्या बताई कि अगर गुड और सर्विस रेगुलरली सोल्ड सेपरेटली होती है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि कस्टमर जनरली कैन बेनिफिट फ्रॉम गुड और सर्विस ऑन इट्स ओन और इन कंजंक्शन विद अदर रिसोर्सेज अवेलेबल। अब मैंने ये बातें, इसको छोड़ भी दो, अब इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो पहली बात, गुड सर्विस डिस्टिंक्ट कब, जब कस्टमर ऑन इट्स ओन उससे फ़ायदा उठाए। टमाटर के लिए कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा वो अकेला भी, आप कहोगे सर छुरी की ज़रूरत तो है, कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं वो बस ऐसे चक मार के फिर नमक भी ऊपर छिड़क लिया, फिर एक और चक मारा और खा लिया टमाटर, हैं जी।
तो टमाटर एक ऐसी चीज़ है जो कस्टमर उससे ऑन इट्स ओन बेनिफिट ले सकता है। और कीबोर्ड एक ऐसी एग्जांपल आई हमारे सामने जो इन कनेक्शन विद ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्स, वो भी हमें अकेले फ़ायदा दे सकता है। मतलब उससे हमने जो कीबोर्ड खरीदा, तो इसका मतलब मैं कीबोर्ड को भी डिस्टिंक्ट कह सकता हूं ऑन इट्स ओन, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज, ये मोबाइल है, इस मोबाइल के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, कुछ में ये हर का अपना अपना होता है, किसी में iOS होता है, किसी के अंदर वो दूसरा होता है एंड्रॉयड होता है, ठीक है। अच्छा, अब एप्पल फ़ोन है और इसका iOS सॉफ्टवेयर है, ये दोनों को मैंने इकट्ठा किया है, क्योंकि कोई कंपनी अलग एप्पल और अलग iOS नहीं बेच रही है, ठीक है, बल्कि एक फ़ोन ही आता है, बस उसके अंदर ही है ये iOS भी, ओके। तो मैं कह सकता हूँ कि एक एप्पल फ़ोन, क्यों 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 एग्जाम्पल बनाई हमने, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज़ नॉट सोल्ड सेपरेटली। तो ये जो दूसरी बात लिखी हुई थी ना, दोनों निशानियाँ होनी ज़रूरी हैं। गुड सर्विसेज ऑन इट्स ओन फ़ायदा दें टमाटर, या टुगेदर विद अदर रिसोर्सेज फ़ायदा दें कीबोर्ड, ठीक है। और दूसरी बात, रेगुलरली सेपरेटली सोल्ड होती हों, इसीलिए हमने किधर गया सिर्फ एप्पल को या सिर्फ सॉफ्टवेयर को नहीं डिस्टिंक्ट बोला, बल्कि हमने इसको क्या कह दिया, एक एप्पल फ़ोन विद सॉफ्टवेयर है, इसको हमने एक प्रोडक्ट कहा, इसको एक गुड कहा है, इसको दो अलग अलग नहीं कहा, क्योंकि दूसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है। मतलब नज़र आ रहा है ये सोल्ड सेपरेटली नहीं होती, बल्कि पहली भी नहीं पूरी हो रही, सिर्फ फ़ोन में सॉफ्टवेयर ना हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर हो फ़ोन ना हो, ठीक है। इस एप्पल फ़ोन में एंड्रॉयड लगा दो, या एंड्रॉयड के अंदर आप एप्पल का सॉफ्टवेयर iOS कर दो, तो ये सारी चीज़ें, ये दोनों इकट्ठे ही चल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये तीनों एग्जांपल्स किसकी हैं, गुड्स और सर्विसेज ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट। अच्छा जी, अब अगली बात, गुड्स अपने अंदर डिस्टिंक्ट हैं, और तीसरा विद इन, ऊपर लिखा तो हुआ है वैसे, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी अलग अलग हैं, इसकी बजाय ना ये जुमला लिख लेते हैं हम कि चीज़ें सेलर अलग करके बेच भी सकता है, चीज़ें सेलर, गुड्स को सेलर अलग अलग, अब वो बात समझ आ रही ऊपर वाली है ना, अलग अलग करके बेच भी सकता है, बेच भी सकता है। जैसे कि टी कॉफ़ी एंड कंपनी वाले जो हैं, वो अलग अलग करके उन्होंने साथ एक दूसरा क्या क्या कहते हैं उसको, जनरल स्टोर भी साथ, किराना भी साथ ही रखा हुआ है, टी कॉफ़ी एंड कंपनी। ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो अलग अलग करके कोई नहीं बेच रहे, ठीक है ना। मतलब जब बन गया कॉफ़ी का कप, तो फिर अलग अलग होकर, कॉन्ट्रैक्ट किसका किया था, कॉफ़ी का। जब वो 4-5 चीज़ें मिलकर कॉफ़ी की प्रोडक्ट बन गई है, तो अब फिर कॉफ़ी बिकेगी, फिर वो चीनी या पत्ती या वो चीज़ें नहीं बिकेंगी फिर, ठीक है ना। तो गुड्स को सेलर अलग अलग करके बेच भी सकता है। इसको मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्या है जी, विद इन द, क्या बोला था पहले, क्या लिखा था, विद इन द, ताकि आपका लिखा हुआ ही बस यूज़ हो जाए, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट हो, ठीक है जी। दोनों शर्तें होनी ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो क्या हो गई कि गुड्स ऑन इट्स ओन डिस्टिंक्ट हों, जिसके लिए निशानी क्या है, वो अलग से फ़ायदा दे सकें, लाइक टमाटो, वो अलग से ना सही किसी ऑलरेडी अवेलेबल चीज़ के साथ लग के फ़ायदा दे सकें, लाइक कीबोर्ड, ठीक है। और वो रेगुलरली अलग से बिकती भी हों, जैसे टोमेटो, जैसे कीबोर्ड, ये रेगुलरली अलग से बिकते थे, लेकिन जैसे ही मैंने सोचा फ़ोन और इसके अंदर सॉफ्टवेयर, तो हमने कहा फिर ये तो अलग अलग नहीं बिकता ना, तो ये एज अ होल एक प्रोडक्ट ही हुई, फिर ये तो दो हुई ना, इसलिए हमने उनको डिस्टिंक्ट नहीं कहा, बल्कि एप्पल और उसके सॉफ्टवेयर को इकट्ठा कर दिया, तो ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, अब नहीं नहीं नहीं, ऐसे ना करो ना यार, ऐसे ना करो, ये इसकी स्क्रीन है,
ठीक है ना जी, जिसके ऊपर बटन शटन लगे होते हैं, ठीक है। ये येलो कलर का ना इसका पाउच है, और ये इसके ऊपर ये देखो, ये बटन्स जब वो ओपन करते हैं ना तो ये बटन्स बन जाते हैं। तो ये आप देखो एक ही है कि नहीं है। तो ये वो फ़ोन ही है जो आपको मिला है, ये फ़ोन के बटन्स हैं, ये ऊपर ऐप्स आ रही हैं, ठीक है ना, ठीक है। नहीं ये क्या, ये सीधी साइड है, ये मैंने ऐसे करके खोला है ना तो ये पासवर्ड वाली जगह आ गई है। ये मोबाइल फ़ोन है, ये एक ही फ़ोन है। आपको कोई बंदा एप्पल फ़ोन बगैर iOS के दे तो आप लोगे? अलग से iOS बिकता है? नहीं ना बिकता। तो इसका मतलब ये एप्पल और इसका सॉफ्टवेयर ये अलग चीज़ें हैं ही नहीं। इसीलिए तो मैंने इनको डिस्टिंक्ट नहीं किया, क्योंकि डिस्टिंक्ट होती तब जब अलग फ़ायदा दे सकती, ये अलग फ़ायदा भी नहीं दे रही। जब अलग बिक सकती, ये अलग बिक भी नहीं रही। ऊपर वाले दोनों में से एक अलग बिकता भी है और अलग फ़ायदा भी देता है। ये अलग बिकता भी है, चलो फ़ायदा नहीं भी देता तो किसी से कंबाइन होकर फ़ायदा दिया जाता है। लेकिन अब ये ना कहना सर मेरे पास दूसरा आईफोन पड़ा है, मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर खरीद के उसमें डाल दूंगा। वो बेचता ही कोई नहीं है भाई, एप्पल कोई नहीं बेचता अलग से, ठीक है ना। तो नॉर्मल बात रखो, मैं जैसे कह रहा हूँ आप इसमें से सॉफ्टवेयर निकाल के एंड्रॉयड में डाल सकते हो, एंड्रॉयड वाला सॉफ्टवेयर इधर डाल सकते हो, तो लेके आ जाओ मोबाइल एंड्रॉयड। नहीं भाई ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। अभी मैं कॉफ़ी की तरफ जाता हूँ भाई, पहले दूसरी बात तो पूरी कर लें। हाँ, तो एप्पल वालों के साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्या वो 2 ऑब्लिगेशंस कहेंगे? वो एक ही कहेंगे, ठीक है। बल्कि मैं तो ये कह रहा हूं ये गुड्स ही डिस्टिंक्ट नहीं है भाई, मैं तो इससे ही आगे नहीं बढ़ा। कॉफ़ी में तो फिर मसला था, कॉफ़ी के अंदर शुगर, हाँ काफली के तुम लोग सारे, हम लोग ना सब बस बारियां लगी हुई हैं, हम हमारे ऊपर आते हैं और बस जाते हैं, बस छोड़ो इसको, छोड़ो ये सब। हम सुनो भाई, सुनो मेरी बात सुनो प्लीज़ यार, मैंने एक बात अर्ज़ की थी, उस वक्त शायद आप आए नहीं थे या आ गए थे। अगर आप बोलेंगे फजूल में तो आप मगरिब तक जाएंगे, ठीक है, उससे पहले छुट्टी नहीं होगी। अच्छा जी, मैं क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉफ़ी के कप के अंदर चीनी, कॉफ़ी बीन्स, दूध ये अलग हैं, लेकिन आईफोन के अंदर ये अलग हैं ही नहीं, ये तो अलग हैं ही नहीं ना। ओके, ये गुड सर्विस ही डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा नहीं है, ये एक ही चीज़, ये फ़ोन मोबाइल फ़ोन है। हाँ यूं कह लो कि जो जैसे लैपटॉप है उसके अंदर जो उसके अंदर बायोस सारी चल रही, जब ऑन करते हो ऐसे करके एक चीज़ स्क्रीन आती है और फिर आगे वो ओपन हो जाता है, वो जो उसके अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर अंदर उसके फर्मवेयर है जो उन्होंने लिख के भेजा है, तो उसके बगैर तो वो लैपटॉप नहीं आता ना, वो फर्मवेयर अलग से आता है, वो तो उसके अंदर ही बायोस वगैरह सब होता है। तो आपको एक लैपटॉप मिलता है, माना कि उसके बाद फिर आप सोचते हैं इसके ऊपर आप जो है वो विंडो कर लें। अब वो विंडो को भी हम आगे जाके किसी वक्त में शायद उसको पार्टी बना दें, लेकिन जो बाद में आप एक्सेल करते हैं, वर्ड करते हैं, वन नोट करते हैं, इस तरह की ऐप्स करते हैं, वीडियो गेम्स कर रहे हैं, ठीक है, PDF कर रहे हैं, रीडर, ये चीज़ें बाद वाली जो हैं ये फिर अलग होती हैं, इनके बारे में सोच सकते हैं। लैपटॉप अलग है और ये अलग है, बात समझें। अभी तो सिर्फ मोबाइल फ़ोन है, ओके। तो मोबाइल फ़ोन वन थिंग इज़ अ डिस्टिंक्ट, इज डिस्टिंक्ट इन इट सेल्फ, उसके अंदर 2 चीज़ें पड़ी हैं माना, लेकिन वो अलग नहीं, ठीक है। अच्छा, अगली बात, पैरा 27 का सेकंड बुलेट अब हम अनवील करते हैं, उसमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में डिस्टिंक्ट होने का, और ठीक है साथ पैरा 29 में देख लेंगे। जो मैं आपको बातें कर रहा था ना वो पहले एडवांस में कर दी थी कि एक से ज़्यादा इनपुट अगर मिलकर एक आउटपुट बन जाए तो इस तरह की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो शुरू करते हैं जी काम। पैरा 27 का सेकंड बुलेट ओपन करते हैं। गुड सर्विसेज कब डिस्टिंक्ट हैं? वो कहता था जी, पहली बार कहता है जी डिस्टिंक्ट कब है, जब दोनों शर्तें पूरी हों। पहली शर्त विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हो, टमाटर कीबोर्ड, ठीक है, और एप्पल आईफोन। अब मैं इसको भी ये कह रहा हूं, ठीक है, यानी अकेले फायदा दे सकें या ऑलरेडी पड़ी हुई किसी चीज के साथ मिलकर फायदा दे सकें, और रेगुलरली अकेले बिकते भी हैं। वरना कीबोर्ड को भी आपने उस तरफ डालना था, मैंने कहा नहीं कीबोर्ड तो बहरहाल कंप्यूटर बगैर भी आया तो अपने कंप्यूटर के साथ लगा लेंगे ना, ठीक है। लेकिन दूसरी शर्त जो कहता है डिस्टिंक्ट, मेरे हिसाब से डिस्टिंक्ट चीज़ बनाने के लिए सिर्फ गुड्स का विद इन इट सेल्फ या टुगेदर विद समथिंग एल्स डिस्टिंक्ट होना ज़रूरी नहीं है, अलग होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। द एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर द गुड और सर्विस इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल
फ्रॉम अदर प्रोमिसेस इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल का मतलब डील तो मैकडोनल्ड ने भी की थी, कहा तो मैकडोनल्ड ने भी ये था कि वो कौन सी कोई किसी डील का नाम बताओ ऐसे में, मेगा डील। और सीटीसी वालों ने क्या कहा था, 1 कप ऑफ कॉफी। अब कहने को तो दोनों ने एक ही लफ्ज बोला, डील और कॉफी, लेकिन मैकडोनल्ड वालों की जो गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट थी वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट भी थी, डिस्टिंक्ट थी, वो इकट्ठी नहीं हो गई थी। जबकि सीटीसी वालों का कॉफी कप जो था, हालांकि वो उन 4 अलग चीजों से मिलकर बना था, लेकिन जो चीज अब निकल रही है वो क्या है, वो एक कंबाइंड आउटपुट। तो ये दोनों चीजें आप आगे पढ़ते हैं जाके। तो पैरा 27 ने हमें बताया दूसरी शर्त भी। तो मतलब गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट, असल मसला पता है क्या है, डिस्टिंक्ट जो चीज होगी वो अलग पीओ होगी, ठीक है ना, सादा सी बात है। तो लड़ाई तो यही है, हम तो पहले दिन से एक काम कर रहे हैं भाई, ठीक है, कहाँ गया, हाँ ये, हम तो पहले दिन से एक काम कर रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट होता है सबसे पहले पकड़ते हैं यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कितनी है, ये स्टेप 2 है असल में, लेकिन एंड पे इसलिए कर रहे हैं कि पहले करते तो घूमते, ठीक है, अब नहीं घूमेंगे इंशाल्लाह, इजी है। जैसे ही हम पीओस को आइडेंटिफाई करते हैं, अगला काम फिर हमारा होता है वो अलग अलग लिखना, और फिर अगले कॉलम में ट्रांजैक्शन प्राइस लिखना, वो एलोकेशन तीसरे स्टेप में, पहले ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन करते हैं, फिर उसको एलोकेट करते हैं, फिर एलोकेट करके रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर यही अलग नहीं होंगी तो आगे कैसे चलेंगे, तो बड़ा अहम पॉइंट है। अब गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट अगर ये कह दिया ना मैंने, ये गुड और ये सर्विस डिस्टिंक्ट है, तो इसका मतलब 2 पीओज हैं। और अगर मैंने कह दिया ये गुड और ये सर्विस डिस्टिंक्ट नहीं है, तो फिर वो 2 नहीं, वो एक ही ऑब्लिगेशन है। ये लड़ाई है असल में सारी, ये बात समझ के चलो। जी जी बिल्कुल, जैसे आप कहें, मुझे आप पता नहीं आप कैसे सोच रहे हैं, लेकिन आप सही सोच रहे हैं, अगर आप मेरे साथ ही सोच रहे हैं तो ठीक है। मैं इस वक्त क्या सोचवाना चाह रहा हूं ये अहम है। अगर डिसाइड हो गया कि मल्टीपल गुड्स भी हो सकती हैं भाई कॉन्ट्रैक्ट में, मल्टीपल सर्विसेज भी हो सकती हैं, गुड्स और सर्विसेज का मिक्सचर भी हो सकता है, इससे तो कोई मसला नहीं है ना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं एक से ज्यादा ऑब्लिगेशन होगी तभी तो ये, अगर ऑब्लिगेशन ही एक है तो फिर क्या टेंशन है, ठीक है ना। अच्छा, मैं कह रहा हूं गुड्स या सर्विसेज मल्टीपल हैं। अब अगर ये डिसाइड हो गया कि ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, तो जितनी हैं उतनी पीओस, और अगर ये डिसाइड होगा कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है तो फिर वो इकट्ठी कर दी जाएंगी। और ऐसा भी हो सकता है 4 ऑब्लिगेशन अलग, चार गुड सर्विसेज अलग नजर आ रही हैं, उनमें से 2 इकट्ठी करके एक बना दें और बाकी 2 अलग ही रहे, मुमकिन है, क्वाइट पॉसिबल। जो डिस्टिंक्ट होगा, जो डिस्टिंक्ट नहीं होगा, बेस उसके ऊपर करेगा पीओस कितनी है। असल लड़ाई ये चल रही है। तो फिर गुड सर्विसेज IFRS 15 के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कब डिस्टिंक्ट हैं, कोई नहीं, 5-7 मिनट ऊपर जाने देना। गुड सर्विसेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर भी डिस्टिंक्ट हो और वो विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हो, तो तब जाकर डिस्टिंक्ट वाली शर्त पूरी होती है। अब वो जितनी हैं उतनी पीओज हैं। गुड सर्विसेज विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हो, यानी अलग से फायदा दे सकें या किसी साथ कंबाइन होकर, ठीक है, और रेगुलरली अलग से सेल भी होती हूं, तो ये विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हो गई। दूसरा, विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्टिंक्ट होंगी, उसके लिए कुछ अब पैरा 29 से जाकर पढ़ते हैं। कब जी, कब, वो कहता है जी, फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एन एंटिटी इज प्रॉमिस टू ट्रांसफर। असल में ना ये बात जब पूरी होगी ना फिर हम खत्म कर देंगे इस पार्ट को, ठीक है। द फैक्टर्स that an entity promised to transfer good or service to a customer is separately identifiable include but not limited to number 1 जी, कौन सी निशानियां हैं? The entity does not provide a significant service of integrating goods or services with other goods or services promised in the contract into a bundle of goods or services that represent combined output। कहता है जी, बड़ी मुश्किल बात लगी आपको, आसान करके देखते हैं, छोड़ें इस बात को, मेरी बात इधर सुने। कहता है जी, ये फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि प्रॉमिस टू ट्रांसफ़र गुड सर्विस टू अ कस्टमर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है। कब आइडेंटिफिएबल है? जब वो लोग CTC नहीं है। अब पढ़ो, जब वो लोग कॉफ़ी कंपनी नहीं है। द एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सर्विस ऑफ इंटीग्रेटिंग गुड्स और सर्विसेज with other goods or services into a bundle of goods or services that represent a combined। इतनी सी बात सिर्फ पढ़नी है, अब सारा मिटा के मैं इतना हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है जी। समझ लग गई भाई को समझ लग गई तो सबको समझ लग गई, भाई बोले तो समझ लग गई सब,
भाई बोल रहा है समझ लग गई तो समझ लग गई सबको। जी देखो इधर, एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड सर्विसेज टू इंटीग्रेट, एंटिटी डज नॉट प्रोवाइड इंटीग्रेट, एंटिटी जो है ना, एंटिटी वो इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही। आसान अल्फाज में बोलूं, एंटिटी इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रही, वो कॉफी कंपनी नहीं है। तो ये एक निशानी है कि फिर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट भी ये है। एक बंदा कह रहा है मैं कॉफी नहीं बनाता, हालांकि उसे रखी, तो कहता है ये कॉफी बीन है जी, ये मिल्क है जी, ये टी है जी, ये चीनी है जी, ये सारी चीजें अलग अलग पड़ी हैं, सारा कॉफी का सामान पड़ा हुआ है। हमने यार कप बना लो, एक कप बना दो। भाईजान बनाए आप खुद ही, मैं इंटीग्रेशन सर्विसेज नहीं देता। इंटीग्रेशन सर्विसेज मतलब इन सब चीजों को इंटीग्रेट करके कंबाइंड आउटपुट देने की सर्विसेज नहीं है, ठीक है। तो एंटिटी अगर सिग्निफिकेंट सर्विसेज ऑफ इंटीग्रेटिंग गुड्स और सर्विसेज दैट रिप्रेजेंट कंबाइंड आउटपुट नहीं दे रही हैं, यानी कि वो ऐसी सर्विसेज नहीं देते कि जिससे गुड्स और सर्विसेज जो कि अलग अलग नजर आ रही थी ऐसी इंटीग्रेशन की कि वो कंबाइंड आउटपुट बन गई। अगर वो ये काम नहीं कर रहे तो मतलब गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी थी, कॉन्ट्रैक्ट के मुंह पे भी डिस्टिंक्ट है। नंबर 1। नंबर 2, गुड्स और सर्विसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अनदर गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, अब निशानियां ही हैं वैसे, एग्जाम्पल्स चलो इसी से देखते हैं। गुड्स और सर्विसेज इंटीग्रेट नहीं कर रहे। दूसरा, गुड्स और सर्विसेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई और कस्टमाइज अनदर गुड्स और सर्विसेज प्रॉमिस्ड। ओह ये किधर चला गया, कुछ तो हो गया, आप सही हो गया जी। वो कहता है जी पहली निशानी कि वो इंटीग्रेट करके उसको कंबाइन आउटपुट नहीं बना देते। दूसरी निशानी कि ये जो गुड्स और सर्विसेज हम दे रहे हैं ना, ठीक है, ये गुड्स और सर्विसेज कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट मॉडिफिकेशन नहीं कर देते किसी और गुड्स और सर्विसेज की जो हमने साथ ही प्रॉमिस कर रखी हैं। फिर वो तो इंटीग्रेशन ही हो गई ना, वो तो इंटीग्रेशन हो गई। देखो आपने कोई गुड सर्विसेज दी हैं, ठीक है, और वो गुड सर्विसेज जो हैं वो किसी और गुड्स और सर्विसेज को मॉडिफाई कर रही हैं सिग्निफिकेंटली। मिसाल के तौर पे हमने एक मोटर आपको बेची है, ठीक है जी, ये डिस्टिंक्ट है, लेकिन ये मोटर जब आपके उस फैक्ट्री के प्लांट के अंदर लगेगी तो उस प्लांट को ही मॉडिफाई कर देगी। तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि वो प्लांट इसके चलना अब आगे के लिए इस पर डिपेंडेंट हो गया। तो फिर एंटिटी ऐसी कोई सर्विस नहीं, ऐसी कोई हरकत नहीं कर रही। अगर ऐसी हरकत करेगी तो कॉन्ट्रैक्ट के फेस पर ही हम कहेंगे, कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ही हम कहेंगे कि ये गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं रही, और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर गुड्स डिस्टिंक्ट ही हैं। बहरहाल ये आगे जाके समझेंगे, फिलहाल इंपॉर्टेंट सिर्फ ये था जो मैंने ग्रीन कर दिया। ओके, एंड लास्ट इज आपस में ही इतनी गुड्स और सर्विसेज आर नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन और इंटर रिलेटेड। अगर गुड्स सर्विसेज आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है तो फिर भी वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट हैं। उन्होंने ये असल में ना बात सारा फजूल इसलिए लग रही है, वो ऐसे फैक्टर बता रहा है। वो कहता है फैक्टर्स दैट इंडिकेट दैट एंटिटीज प्रॉमिस टू ट्रांसफर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल। कब इंडिकेशन मिलेगा कि सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है? वो कहता है जी जब इंटीग्रेशन ना करें तो मतलब अलग अलग हैं, जब वो इस तरह से मॉडिफाई ना कर दें आपकी चीज़ों को कि वो चेंज हो जाए, जो चीज़ें आप दे रहे हैं ये चीज़ें पिछली किसी चीज़ को, ठीक है, तो भी ये कॉन्टेक्स्ट के अंदर अलग हैं। और तीसरा, एक दूसरे पे बहुत इंटरडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर आप ऐसी बात तो नहीं होती कि आप मोबाइल और चार्जर किसी लेने जाएं तो मोबाइल चल ही नहीं सकता अगर चार्जर ना आए, तो किसी और चार्जर से लगा लोगे यार, कहीं और से चार्जर ले लोगे। आईफोन खरीदने जाओ तो अक्सर मिलता ही नहीं, क्या बेशतर मिलता ही नहीं है, ओरिजिनल चार्जर तो पता नहीं कहाँ होते हैं, वो तो कभी नहीं मिले। बात समझ रहे हो ना, ठीक है, एनवायरनमेंट में होते हैं। तो क्या आप मोबाइल ले लेते हो और क्या कहते हो ये चल ही नहीं सकता? हाईली इंटर रिलेटेड गुड्स हैं असल में ये चीज़ समझ आएगी। आके एक एग्जांपल बताऊंगा आपको। एक मशीन है, ठीक है जी, ए, और एक मशीन है बी। मशीन ए जो है वो कॉफ़ी मशीन है। कॉफ़ी मशीन ख़रीद के लाए जीगर अब्दुल्ला, और ला के उन्होंने ऐसे करके बुकलेट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उन्होंने ऊपर से उसका गत्ता शत्ता उतारा, डिब्बे से निकाला, उसको रखा, स्विच लगाया, चालू कर दिया। अब कॉफ़ी मशीन और उसकी इंस्टॉलेशन, क्या ये इतनी ज़्यादा इंटर रिलेटेड थी कि अगर वो आके बेचने वाला इंस्टॉल करके ना दे तब भी नहीं चलेगी?
उससे भी और आसानी की तरफ आ जाओ, बल्ब है, क्या नाम भाई आपका? नुमान यार, एक तो ये दो नुमान है ना जो, अच्छा अच्छा, वो नसीर तुम क्यों नहीं हो? अच्छा सुने जी, नुमान भाई गए और इन्होंने जाके बल्ब खरीदा। अब बल्ब खरीद के कह रहे हैं फिलिप्स वाले जब तक इंस्टॉल करके ना दें ये चल ही नहीं सकता। दो चीज़ें हैं ना, एक है बल्ब और एक है उसकी इंस्टॉलेशन, एक है कॉफ़ी मशीन और एक है उसकी इंस्टॉलेशन। तो ये दोनों चीज़ें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन, ये कभी भी ऐसी नहीं होगी कि हम ये कहें कि ये दो चीज़ें जो हैं ये आपस में हाईली डिपेंडेंट और इंटरलेटेड है, कि एक काम अगला काम हो ही नहीं सकता जब तक पिछला हो ना। बात समझे हो? लेकिन मशीन बी जो है ना जी, वो हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो हमने जर्मनी से इंपोर्ट कराया है। वो जर्मनी से इंपोर्टेड प्लांट के लिए जर्मन इंजीनियर्स कंसल्टेंट आए हैं स्पेशल, और वो पता नहीं 5-6 महीने तक हमें वो इंस्टॉल करके देते रहे। उन्होंने कहा था हम चला के देकर आएंगे। अब जर्मन सप्लायर सेलर वो हमें क्या सर्विस दे रहा है, हम जर्मन की तरफ जाके सोचेंगे। सेलर, जर्मन मशीन का सेलर, वो कह रहा है मैं आपको मशीन भी दूंगा, मैं आपको इंस्टॉल भी करके दूंगा। अब हमें पता है मशीन चल ही नहीं सकती जब तक ये इंस्टॉलेशन ना हो जाए, वो आकर ना कर दें, तो फिर ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। ये असल में बात कर रहा है। बहरहाल फिलहाल इंपॉर्टेंट सिर्फ एक ही है, बाकी दो मैंने कर दी, आगे चल के देख लेंगे कहीं पे ज़रूरत पड़ी तो अब सादा बात, गुड सर्विसेज के डिस्टिंक्ट होने के लिए दो निशानियां होना ज़रूरी। पहली, वो विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हों। उसकी निशानी क्या है? कस्टमर उनसे ऑन देयर ओन फ़ायदा ले सके या कुछ टुगेदर विद एनीथिंग एल्स फ़ायदा ले सके, और वो रेगुलरली सेल होती हो सेपरेटली। ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि ये विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि एंटिटी ऐसा काम नहीं कर रही है कि बहुत सारे इनपुट्स को मिला के एक आउटपुट बना रही हो। ठीक है। अच्छा, ये बातें ज़रा पढ़ने छड़ने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ज़रा जल्दी से करनी है अब ये। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ओवर होगा तो क्लास को ओवर करेंगे, नहीं तो जाने देंगे 2 घंटे तक, कोई मसला नहीं है। ओके जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना इसलिए। लेकिन अब रह कोई नहीं गया, अब आप थोड़ा थोड़ा ना चीज़ों को काबू कर रहे हो। एग्जाम्पल 1, ऑन 20 जनवरी यू वेंट टू मैकडॉनल्ड एंड ऑर्डर। ये बात सारी बातें ना मैंने ऊपर कर दी हैं, बस वो एग्जाम्पल्स हैं अब यहाँ पर लिखी हुई, बस आपने उनको पढ़ना है, आप कहेंगे हाँ ये बातें हुई। On 20 January, you went to McDonald's and ordered a fish burger, fries and bottle. These items are normally sold at following prices. वही वाला सवाल उठाया हुआ है, लेकिन वहाँ पूरा सवाल था, यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मैनी POs। अच्छा, ड्यू टू प्रोपोर्शनल पैकेज द लम्प सम प्राइस चार्ज बाय यू टू यू इज़ 450 ओनली। अब ये क्या है? डील है। ये क्या है जी? प्रोमोशनल डील है। सवाल कहता है हाउ मैनी POs आर देयर, तो जवाब है ये तीनों डिस्टिंक्ट हैं ऑन देयर ओन भी, और ये विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी, क्योंकि जब आप डील लेंगे, अच्छा मिसाल ऐसे कभी होता ही है ना जी, ये मिडनाइट डील चल रही है जी, आप गए जी, आप पढ़ते पढ़ते थक गए, चल यार आप मिडनाइट डील खा के आना है जी। जब आप गए वहाँ पे, उन्होंने ये डील लगाई हुई थी, आपने 450 रखा, उन्होंने फ़िश बर्गर और फ्राइज़ रख दिए, बॉटल नहीं रखेंगे तो क्या आप छोड़ देंगे? आप क्या कहेंगे भाईजान? वो कहेंगे बर्गर में डाल दिए भाईजान। ये तीन, क्योंकि उनके ऊपर कोई डील नहीं पकड़ाना उनका मकसद था। उन्होंने ऐसा नहीं करना था कि वो मिक्स वाला बर्गर है, वो कहें हाँ हाँ पानी भी विची है, फ्राइज विची ने बर्गर दे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, ये डील है जिसके अंदर 3 POs हैं जो सेपरेटली आइडेंटिफाई भी हो रही हैं और विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हैं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 POs हैं, 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। नंबर 2, कॉफ़ी टी एंड कंपनी सोल्ड आ, एग्जाम्पल 2, पेज 337 में पहुंच गया मैं। एग्जाम्पल 2, कॉफ़ी टी एंड कंपनी सोल्ड आ लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो। सोल्ड आ लार्ज कप ऑफ कैपुचिनो कॉफ़ी इंक्लूडिंग कॉफ़ी बीन्स, मिल्क, शुगर टू मिस्टर इंजमाम। अब क्वेश्चन ये है कितनी POs हैं, तो उसका जवाब 2 नज़र आ रहा है। कॉफ़ी बीन्स, मिल्क और शुगर ये डिस्टिंक्ट गुड सर्विसेज तो हैं, लेकिन क्या इधर कॉफ़ी टी एंड कंपनी वालों ने इंजी भाई को ये तीन चीज़ें डिलीवर करने का कहा है? क्या उन्होंने इंजी को ये कहा है कि आपको हम कॉफ़ी, मिल्क और शुगर देंगे? नहीं, उन्होंने क्या कहा है कि हमने आपको देंगे नहीं, बेचा है। क्या उन्होंने इंजी भाई को कॉफ़ी, मिल्क और शुगर बेचा है?
नहीं, उन्होंने लार्ज कप ऑफ कॉफी बेचा है। तो बेशक गुड्स विद इन इट सेल्फ तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये तीन इनपुट्स ने मिलकर एक आउटपुट कंबाइन बना दिया है। तो इसलिए यहां पर क्या होगा जी, एक पीओ। दो कॉफी बीन्स, मिल्क, शुगर आर डिस्टिंक्ट ऑन देयर ओन, बट दीज थ्री आर यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट एंड इज प्रोवाइड इंटीग्रेशन सर्विसेज। सो देयर इज ओनली वन पीओ, दैट इज कप ऑफ टी। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं जी। मैकडोनल्ड सोल्ड अ बर्गर जिसके अंदर बन, चिकन, अनियन, केचप, ओलिव्स हैं वसीम अकरम को। अब क्या मैकडोनल्ड्स ने वसीम अकरम को बुला कहा है, एलो फड़ो चिकन, एलो गंडे, एलो फड़ो कैचअप दूसरा है कैचअप, यार क्रिकेटर हो, कैचअप, ठीक है, ये वाला कैचअप नहीं है, ये कैचअप है, ठीक है, ये कैचअप है, ओके, अच्छा, ओके जी। एंड ओलिव्स टू वसीम अकरम। अब उन्होंने वसीम अकरम को ये चीज़ें अलग अलग बुला के बेची हैं कि उन्होंने बर्गर बेचा है, तो माना कि ये कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो डिस्टिंक्ट थी, ये विद इन इट सेल्फ तो डिस्टिंक्ट थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें, बर्गर डिलीवर किया है, बर्गर बेचा है, उसको ये चीज़ें अलग अलग करके हमने, और चाहे भी तो अलग अलग नहीं कर सकेगा अब, ठीक है, यहाँ पे हमने ऐसे बना लिया था ये इत्तेफाक से। ये तीनों एग्जाम्पल्स यही थी, ठीक हो गया, ओके ओके, पढ़ लें। तो दो बन, चिकन, अनियन, केचप एंड ओलिव्स आर डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन, बट दीज आर यूज्ड एज एन इनपुट टू प्रोड्यूस अ कंबाइंड आउटपुट, सो आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4, शाहिद आफरीदी इज अ रियल एस्टेट कॉन्ट्रैक्टर। आगे पढ़ो जरा, मैं मिटा लूं तब तक जी। एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल फॉर अ कस्टमर। द एंटिटी इज, यानी शाहिद अफरीदी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाइज वेरियस प्रॉमिस्ड गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग, साइट क्लियरेंस, फाउंडेशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, स्ट्रक्चर, पाइपिंग, वायरिंग, इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट एंड फिनिशिंग। जी ऑब्लिगेशन एक क्यों है? ऑब्लिगेशन एक क्यों है? क्यों है एक? शाहिद आफरीदी एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर यूं लिख दिया जाता ना, कॉन्ट्रैक्ट होता हॉस्पिटल वालों के साथ जी, शाहिद आफरीदी कहता हॉस्पिटल, I will do the engineering work, I will do the site clearance, I will lay down the foundation, I will do all procurement, I will do construction work, I will do structuring, piping। ये सब अलग अलग लिखे होते तो फिर आप कह सकते थे कि ऐसे देखो ना, मसला ये है, कंफ्यूज क्या चीज़ करती, कंफ्यूज ये चीज़ करती है कि आपने नक्शा कहीं से बनवाया, नक्शा ले लिया, उसने कहा यार बस ठीक है, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, आगे चले गए, आपने ठेकेदार बदल लिया, ठेकेदार को बदल के आपने कहा जी चलो काम शुरू करो, उसने बुनियादें खोदी, उसने बुनियादें डाल दी, सब हो गया, यार आप मुझे पसंद नहीं आए, चलो आगे जाओ, फिर तीसरे बंदे को पकड़ा। तो ये सारे काम ऐसे हैं कि मार्केट में हर एक चीज़ अलग अलग हो रही है। ये गुड्स या सर्विसेज विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं। निशानी क्या है? कस्टमर ऑन देयर ओन फ़ायदा ले सकता है। कैसे भाई? साइड किसी और से क्लियरेंस करवा लो, फाउंडेशन या किसी और से बनवा लो, दीवारें किसी और से बनवा लो, छत किसी और से डलवा लो, फिनिशिंग किसी और से करवा लो, हो सकता है ना। तो ये विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट है और रेगुलरली सेल भी हो रही हैं। तो पहली शर्त तो पूरी हो गई, गुड सर्विसेज तो डिस्टिंक्ट है, लेकिन मसला है विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। हमने उसे ये कहा है कि ये सारे इनपुट मिलाकर तुम्हें एक आउटपुट देंगे, यानी तुम्हें एक घर मिलेगा, तुम्हें एक अस्पताल मिलेगा, बिल्डिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए जी वो मैंने पहले बोला था, ये सारी चीज़ें वो लिख दें अलग अलग करके, तो फिर वो कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिफरेंट है। ये मैंने बोला था कि अफरीदी लिख ले, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, ये ना लिखे कि मैं तो आपको हॉस्पिटल बना के दूंगा, मैं वो कहे मैं ये सारे काम करूंगा। तो जो काम करता जाए वो उसकी पीओ है, वो सेटिस्फाई होती जाए, उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करता जाए। यहाँ पे मसला क्या है? यहाँ पे ये सारी अलग अलग पीओज नहीं है, अस्पताल पूरा करके जो डिलीवर करना है। तो एक पीओ बनेगी और पॉइंट इन टाइम रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। वो तो दूसरा कह रहे हो आप, वर्क इन प्रोसेस वाला, उसमें तो फिर आपको हर चीज़ अलग लिखी हुई नजर आएगी। वो कहेगा जी फाउंडेशन तक मैं ये काम करूंगा, फिर मैं ये दीवारों वाला काम करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये 5 चीज़ें लिखी हुई हैं, वो 5 पीओज हैं। अब
क्योंकि वैसे अलग थी, कॉन्टेक्स्ट में भी अलग अलग लिखी हुई, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से है बात। बहरहाल ज़्यादा डीप जाने की बहुत ज़रूरत कोई नहीं है। कंक्लूजन चेक करो, एंटिटी अकाउंट्स फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल ऑब्लिगेशन दैट इज डिलीवरी ऑफ हॉस्पिटल। पढ़ना है तो पढ़ लो जल्दी से, इस आंसर को पढ़ो, इस ऊपर वाली अंग्रेजी को पढ़ो जल्दी से। जी ये वाली लाइंस लिखी हुई थी तभी तो पैरा लिखे हुए हैं, लेकिन ये ऐसे ही हाईलाइट कर लेना, उत्थे तो लभना कुछ नहीं फिर तो। ओके नहीं पैराज मौजूद हैं, अभी जब टॉपिक पढ़ना तो उसका देख लेना कौन से पैराज हैं। जब टॉपिक पूरा होता है ना, उससे फ़ायदा ये होगा, टॉपिक पूरा रिवाइज हो गया, बेहतरीन, ठीक है। आपने देखा जी ये 6 पैराज हैं। अब जब हाईलाइट करते हो, अच्छा इसमें वो डिस्टिंक्ट, इसमें वो, वैसे बुक के अंदर ये लिखे भी हुए हैं, वहाँ पे भी आज बुक तो साथ लेके नहीं ना जा सकते, ठीक है जी। यू बॉट आ, किधर है यू? इस क्लास में तो कोई यू नहीं है। हाँ इसको कह सकते हैं, क्या नाम है तुम्हारा? अली है, अली ही सबसे सेहतमंद है, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मीडियम साइज, वरना मैं तो डबल एक्सल भी खरीदूँ तो मुझे खुला नहीं होना। यू बॉट अ मीडियम साइज, अली यू बॉट अ मीडियम साइज सूट फ्रॉम जे डॉट एंड, तभी तो मसला आ रहा है। एंड जब आपने वो पहन के देखा तो उसके बाजू यहाँ तक थे, ठीक है, खुला था, मतलब ऐसे मलंग लग रहे थे, ऐसे जल्लों की तरह, ठीक है। अच्छा अब आपने जब ये देखा तो आपने जे डॉट वालों को कहा कि भाई आप ज़रा इसको मुझे कस्टमाइज़ कर दें, क्योंकि उनके पास स्मॉल पड़ा भी नहीं था, ठीक है। अब वो तो फिर आपने, अच्छा चले छोड़े इधर वापस आए, सूट लिया आपने, साथ ही उन्हें क्या कहा, एंड यू ऑल्सो रिक्वेस्टेड देम टू मेक अल्टरेशन इन द सूट। अब सूट लिया है जे डॉट से, ये गुड्स हैं, अल्टरेशन एक सर्विस है। अब विद इन इट सेल्फ ये गुड्स सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, सूट अलग है, अल्टरेशन अलग है कि नहीं? विद इन इट सेल्फ तो अलग है ना, ठीक है। यानी आप सूट ले जाएं और अपने मोहल्ले वाले जो उससे दर्जी है उससे भी करवा सकते हैं अल्टरेशन। तो विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देखने से पहले ये देखना है गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट विद इन इट सेल्फ हैं, तो इट सेल्फ तो ये डिस्टिंक्ट है, ठीक है। अल्ट्रेशन का मतलब होता है सिलाई नहीं, अल्ट्रेशन का मतलब थोड़ा बहुत ऐसे कुछ थोड़ा सा यहाँ से स्टिचिंग कर दो तो टाइट कर दो, ऐसे सिलाई लगा दें, ऐसे, ये अल्ट्रेशन होती है, ठीक है। लेकिन जब आपने जे डॉट वालों को ये कहा कि मुझे सूट भी दें और मुझे अल्ट्रेशन भी करवा दें, तो माना कि ये सूट और अल्ट्रेशन जो है ये इस तरह की नहीं है कि जिस तरह कॉफ़ी कंपनी में बात हम कर रहे थे कि ये सर्विसेज ने सूट को ऐसे अल्टर करना है कि उसकी असल शक्ल भी बिगड़ जानी है। ये इनपुट्स दो मिलकर, एक 3 इनपुट्स मिलकर कॉफ़ी कंपनी बनी, तो हम कॉफ़ी बन रही थी ना, तो हमने कहा था ये 2-3 इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट बना रहे हैं। एक तो वो सिचुएशन थी, एक ये सिचुएशन है, इसमें ये 2 इनपुट मिल रहे हैं, सूट और अल्ट्रेशन, एक कंबाइन नया आउटपुट ना सही, लेकिन अगले वाले से इंप्रूव्ड आउटपुट तो आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इंटीग्रेशन सर्विसेज में ही आ जाता है। इंटीग्रेशन सर्विसेज के अंदर असल तशख़्ख़ुस ख़त्म भी हो जाता है, ओरिजिनल चीज़ों का कंबाइंड आउटपुट बन जाती है, और कभी कभी असल तशख़्ख़ुस ख़त्म नहीं भी होता, वो कायम रहता है, और जो आउटपुट निकलती है वो इम्प्रूव्ड होती है। तो इस सूरत के अंदर भी ये क्या कह रहे हैं कि विद इन इट सेल्फ तो ये डिस्टिंक्ट थी, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है जी। दो सूट एंड अल्टरेशन आर डिस्टिंक्ट ऑन देयर ओन बिकॉज ऑफ सप्लायर ऑल्सो प्रोवाइडिंग, और लोग भी कर रहे हैं ये काम, सूट अलग अल्टरेशन अलग, एंड आर यूज्ड एज एन इनपुट टू मॉडिफाई आउटपुट, सो दीज आर, असल में ये कहानी है, या तो है कि ये अल्टरेशन ऐसी है कि कॉफ़ी बनी है, तो उसने क्या किया था, वो यूज़ हुए थे इनपुट्स टू टोटली चेंज द आउटपुट, और ये यूज़ हुए इनपुट टू मॉडिफाई द आउटपुट, लेकिन अल्टीमेटली बात वही है। मैंने कहा जी ये एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। जे डॉट वाले सूट का रेवेन्यू तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उन्होंने, एक ऑब्लिगेशन होगी ना परफॉर्मेंस वाली, सो देयर इज ओनली वन ऑब्लिगेशन, डिलीवरी ऑफ सूट, तो जब डिलीवर करेंगे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। हाँ अगर ये लेके घर चला जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, घर जाके पहन के दिखाए तो इसकी अम्मा इसके लगाएं कान पे, और ये 1-2 दिन बाद फिर वापस जाए और जाके उन्हें कहे जी अब मुझे अल्ट्रेशन कर दें, तो फिर ये अलग अलग है, ठीक है ना, फिर ये अलग अलग हो जाएंगे। ओके,
अच्छा जी, एग्जाम्पल 6 को आप पढ़ें और इसको यहाँ पे पॉज कर दें। अच्छा जी, क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 चेक करें आप, खाने से पहले इसलिए पढ़ा रहा हूँ। रैड बिल्डिंग हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम। रैड बिल्डिंग ने एक एडिशनल बाथरूम कस्टमर के लिए बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर अ कस्टमर एंड प्रॉमिस्ड कस्टमर टू प्रोवाइड ऑल बिल्डिंग मटीरियल, सैनिटरीवेयर, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज एंड लेबर। अफरीदी वाली एग्जाम्पल ही हो गई, क्या ख्याल है? उसने क्या कहा है जी? साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम फॉर कस्टमर। ठीक है, अच्छा अब एक्सप्लेन करो वेदर गुड्स और सर्विसेज कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। अगली बात तो नहीं लिखी हुई, आगे पढ़ लें। एक्सप्लेन वेदर गुड सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर, ये भी अभी नहीं पढ़ते, आगे चलो। वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन और मोर ऑब्लिगेशंस, अजीब बात है, वही बात करी जा रहा है बार बार। एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन और मोर ऑब्लिगेशन, अब बताएंगे हम। और एक्सप्लेन वेदर द गुड्स और सर्विसेज कंटेन इन द कॉन्ट्रैक्ट वुड बी कंसिडर्ड डिस्टिंक्ट इफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो इंक्लूड्स आ, नहीं ये अभी ना पढ़ो, ये तो बिल्कुल ना पढ़ो, वो तो चेंज कर रहा है अभी, गटर को भी सही करके दे रहा है। अच्छा जी भाई, रैड बिल्डिंग ने कॉन्ट्रैक्ट किया है बाथरूम बना के देना का, माना उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल भी आएगा, उसके अंदर वो सिंक वगैरह भी आएंगे, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाईज भी आएंगे, उसके अंदर मजदूरी भी लगेगी, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। ठीक है, बाथरूम बना के देने में ये सारी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन मसला ये है विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है। ये गुड सर्विसेज अलग अलग हो सकती थी। ठीक है, आप मटेरियल कहीं से ले लें बिल्डिंग का, आप सैनिटरी वेयर्स कहीं से ले लें, इलेक्ट्रिकल सप्लाई किसी और से ले लें, और प्लम्बर कोई और बुला लें, आप इनसे ना ये काम करवाएं। तो इसका मतलब ये गुड सर्विसेज विद इन इट्स सेल्फ डिस्टिंक्ट है। ठीक है, और ये रेगुलरली लोग सेल भी करते हैं, निशानी भी है ना। ठीक है, लेकिन मसला क्या है? मसला है इस कॉन्ट्रैक्ट का। इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि रैड भाई ने क्या कहा है? आपको एडिशनल बाथरूम बना कर दूंगा। ठीक है, अब पढ़ें। एक्सप्लेन वेदर गुड्स और सर्विसेज कंटेन इन कॉन्ट्रैक्ट आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। आंसर इज ईच इंडिविजुअल गुड्स एंड सर्विसेज जो लिखी हुई हैं आर कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट ऑन इट्स ओन। दिस इज बिकॉज द कस्टमर इज एबल टू बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ देम सेपरेटली। ठीक है, तो कैपेबल तो हैं। ठीक है, ये कैपेबल तो हैं ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट। अब अगली बात उसने पूछी, एक्सप्लेन वेदर गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। पहली बात, कैपेबल ऑफ बीइंग डिस्टिंक्ट तो वो हैं, डिस्टिंक्ट हो तो सकती हैं, विद इन इटसेल्फ तो डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये डिस्टिंक्ट नहीं है। Each of the goods services are not considered distinct in the context of customer, क्योंकि actually the entity is using all goods and services produced to combined output bathroom, यानी ये सारी चीज़ें मिलाकर उसने एक बाथरूम बना देना। ठीक है ना, फिर उसके बाद आप अलग अलग नहीं कर सकते, टाइलें अलग कर लें, उसमें से सीमेंट उतार के अलग कर सकें, उसके साथ सारी चीज़ें जो एक बार जब बन गई हैं तो फिर अलग अलग तो नहीं हो सकती ना। ठीक है, अलग से नहीं किया ना चंदा। इधर देखो डिब्बा किस पे लगा हुआ है, ये आपने अफरीदी वाली बात पे, क्यों पठान भाई था इसलिए अफरीदी वाली बात पे नहीं बोला। अफरीदी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ हॉस्पिटल, रैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंस्ट्रक्ट एन एडिशनल बाथरूम। ठीक है, तो एडिशनल बाथरूम बनाना है, उसके अंदर उसने सारे वादे किए हुए हैं भाई, एंड प्रॉमिस्ड द कस्टमर टू प्रोवाइड, ये सारी चीज़ें मैं लाऊंगा, बना के बाथरूम ही देना है ना उसने। तो ये भी तो वही कर रहा था, कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल द, बात सुने, बात समझिए। हमने क्या करना है? बहुत सारे इनपुट्स को मिला के एक आउटपुट बाथरूम देना है उसको। हमने क्या करना है? बहुत सारे इनपुट्स को मिलाकर एक, लिखे होने से भी गर्ज नहीं है। असल बात यह है कि उसने क्या कहा है आपको? उसने ये कहा है कि ये चीज़ें मैं डिलीवर कर दूंगा, और अगर बना के ना दे तो क्या उसकी पीओ पूरी हो गई? उसने वादा किया है कि जी वो ये चीज़ें पहुंचाएगा, वॉशरूम ना बनाए कि जी अच्छा जी मैं जा रहा हूँ, बाकी आप खुद लगा लेना।
ठीक है। तो भाई कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। अच्छा किधर गया जी, पढ़ लो ना आगे। एक्चुअली द एंटिटी इज यूजिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, उधर बर्गर याद आ जाता है, इधर एक्चुअली एंटिटी इज यूजिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस द कंबाइन आउटपुट दैट इज बाथरूम, ठीक है। द यूज ऑफ देम एज एन इनपुट टू क्रिएट एन आउटपुट, द एंटिटी इज गिविंग इंटीग्रेशन सर्विसेज, ठीक है। कॉफी, बाथरूम, एक जैसी बातें हैं, ठीक है। अच्छा लास्ट, एक्सप्लेन वेदर द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स वन और मोर पीओज। भाई एक पीओ है और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम। जब वो बाथरूम कंस्ट्रक्ट करके डिलीवर कर देगा फिर वो उसको पैसे मिलेंगे, या वो तो पैसों की बात तो खैर आगे पीछे हो जाती है, रेवेन्यू फिर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो although all individual goods and services are promised are capable of being distinct, they are not considered to be distinct in context of contract. Since both of these criteria are not met, individual goods and services promised in contract are not distinct. The contract thus has no performance, only one performance obligation, that is to construct a bathroom, ठीक है जी। अब आते हैं ये चीज़ें, अब ये बात ख़त्म होगी। अब चल रहा था काम वॉशरूम का, तो अभी घरवाली ने कहा कि वो बच्चों वाले वॉशरूम से भी जो है ना वो स्मेल आती रहती है, वहाँ पे एक एडिशनल गटर बन जाए ना। अगर पिछली बार प्लम्बर आया तो उसने ये कहा था कि जी इस तरह से जो है ना शायद ये साथ वालों का सीवरेज का सिस्टम ऐसा है, कुछ ऐसा होता है वैसा होता है। उसने एक मशवरा दिया था एक एडिशनल गटर भी बनवा लें। अब हमने रैड को कहा यार रैड explain whether the goods or services contained in the contract would be considered distinct if the contract also includes a promise to repair the existing gutter of customer's house। अब ये अलग बात हो गई, ठीक है। अब ये नहीं, उसने कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं कहा था वो जो भी आप ऐड करते जाओ फिर वो कर ही जाएगा, नहीं। उसने कहा था कि मैं आपको एक एडिशनल बाथरूम बना के दूंगा जिसके अंदर जो सारे काम लगने थे वो बिल्कुल उसने कहे कि जी ये मैं करूंगा। तो बहरहाल वो इनपुट इकट्ठे करके एक इंटीग्रेटेड आउटपुट दे रहा था, लेकिन ये अलग चीज़ है। वो वाशरूम अलग और ये एडिशनल गटर अलग। पढ़ो, द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर टू गटर ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग हाउस आर हाईली इंडिपेंडेंट प्रोमिसेस। उसने ये नहीं कहा कि ये गटर इस वॉशरूम के लिए ज़रूरी है, वरना वो ऊपर लिखा होता। वो कह रहा है जी कि एग्जिस्टिंग, किधर गया ये एग्जिस्टिंग गटर जो ऑलरेडी घर पे मौजूद था उसकी क्या करनी है, उसकी रिपेयर करनी है, उसको ज़रा रिपेयर करना है, ठीक है। उसको वो पहले से इन एग्जिस्टेंस था, तो वो बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड सर्विसेज नहीं है। बाथरूम अलग था, ये रिपेयर अलग है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ बाथरूम एंड रिपेयर टू गटर्स फॉर प्री एग्जिस्टिंग हाउस आर हाईली इंडिपेंडेंट। द कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस सर्विस ऑन इट्स ओन एंड दीज आर ऑल्सो डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो नाउ द कॉन्ट्रैक्ट दस हैज़ two obligations: construct a bathroom or repair the gutter, okay। जी अगर बनाना होता दोबारा तब भी डिफरेंट ही होता, अनलेस कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख जाता पहले वाले के अंदर ये जो लिखा हुआ है कि जी मैं आपको बाथरूम बना के दूंगा, और वहाँ पे कोई गटर पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसने कहा जी इसी के अंदर ही जाहिर सी बात है फिर गटर भी बना के दूंगा। तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट आपको कॉन्टेक्स्ट खुद बताता है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। अच्छा जी, एग्जाम्पल 7, फिलिप्स एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू सेल एंड ओवन, परफॉर्म एन इंस्टॉलेशन सर्विस एंड 1 year मेंटेनेंस। हाँ जी, 1, 2 या 3? क्या ये ओवन ऐसा है कि जब वो इंस्टॉल करेंगे तो वो ओवन ही नहीं रहेगा? गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी हैं, ठीक है। माना कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि जी मैं ये तीनों चीज़ें आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन अगेन बात वही आ जाती है, आप ओवन इससे लेकर उसे कहें रहन दे भाई तू रहन दे, इंस्टॉल असी आप कर लांगे। इंस्टॉलेशन के लिए डिब्बे जो करना है, स्विच लाना है, चल पैना है, बंदा आएगा, ये होगा वो होगा, हमारा नुमाइंदा आएगा, नुमाइंदे को अपने पास ही रखें, ठीक है। हम इसके बगैर भी ये काम कर सकते हैं, या को थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की सर्विस है भी तो यार हमारा अपना इलेक्ट्रिशियन मौजूद है, आप बस ये दे दो, हम उससे अपनी मर्ज़ी की जगह पे मर्ज़ी के हिसाब से लगवा लेंगे, ठीक है। तीसरी बात मेंटेनेंस सर्विसेज है, वो आप मेंटेनेंस सर्विसेज उसी अपने इलेक्ट्रिशियन से लिए जाएँ, उनसे लें ही ना, वो बात समझ रहे हैं ना। तो ये तीनों गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट भी हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी ये डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। तो ये 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस बन गई, ओके।
अच्छा, ये वाला जो है ना, ये एग्जांपल स्टैंडर्ड के अंदर एज इट इज़ लिखी भी हुई है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको वहाँ से दिखा दी जाए तो आप लोगों को फ़ायदा ये हो जाएगा। हाँ जी, सॉल्यूशन। चलें एक काम करें, इसको यहाँ से फ़िलहाल पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे निशान लगा लें, पैरा लिख लें। IFRS 15 के अंदर मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। IFRS 15 में पैरा 49 है, पैरा 49 और 54। 49 में एक एग्जांपल है जो अब पढ़ा रहा हूँ, 54 में दूसरी है जो इसके बाद वाली है अगली, ठीक है। और मसला ये है कि दरमियान वाले पैराज में उसका सलूशन है, कोई मसला नहीं है, इसलिए दरमियान में फ़र्क सिर्फ ये है, ठीक है ना। पैरा 49 और 54 बेसिकली ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है, जो आपके पार्ट बी के अंदर होती हैं, ठीक है ना। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप खुद घर पे देखेंगे तो यही क्वेश्चन मिलेगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आपको सवाल में, पर्चे में इस जैसा सवाल आए तो ये याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे मिलता जुलता सवाल होगा तो उसको ओपन करके आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कस्टमर टू ट्रांसफ़र अ सॉफ्टवेयर लाइसेंस, मतलब सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ही होता है ना, सॉफ्टवेयर दे देते हैं जो इंस्टॉल कर दिया तो। परफॉर्म इंस्टॉलेशन सर्विस, प्रोवाइड ऑनलाइन टेलीफोनिक सॉफ्टवेयर सपोर्ट वाया इट्स कॉल सेंटर। अब बज़ाहिर देखने में ये 3 अलग अलग गुड्स और सर्विसेज हैं, ठीक है, लेकिन अब तो सवाल आगे बताएगा ना कि ये अलग अलग वाकई हैं। अभी तो अलग अलग भी इकट्ठा पता नहीं लग रहा। देखो ना, अगर तो ये सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन सिर्फ यही बंदा कर सकता हुआ तो मतलब ये सॉफ्टवेयर चल ही नहीं सकता जब तक वो इंस्टॉल ना करे, तो इसका मतलब फिर तो 2 अलग नहीं है। और अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इंस्टॉलेशन है, CD लाई ऑटोमेटिकली चल पड़ता है, तो फिर वो दोनों अलग अलग हैं, यानी कि वो हाईली इंटरडिपेंडेंट नहीं है। पढ़ाया था ना, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अच्छा अगर ये विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं तो इसकी एक और निशानी और भी हो सकती है। एक तो ये अलग अलग यूज़ हो सकें, अलग अलग यूज़ हो सकें। आपको जी इंस्टॉलेशन हो तो एक ही होता है, ठीक है यार, लेकिन रेगुलरली सेल अलग इंस्टॉलेशन की सर्विस कोई और IT वाला बंदा भी बुला के आप करवा सकते हैं, नॉर्मल काम है, ठीक है। तो ऐसे काम अलग अलग जो डिस्टिंक्ट नज़र आ रहे हैं, अगर कॉन्टेक्स्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट के डिस्टिंक्ट हुए तो ये अलग अलग ऑब्लिगेशन बना देंगे। और अगर इंस्टॉलेशन ऐसी हुई कि कोई मतलब हमने कोई चेंजेस करवानी है सॉफ्टवेयर में, ऐसी चेंजेस करवानी है कि उसके बगैर वो हम चला ही नहीं सकते, तो फिर वो शायद सर्विसेज अलग हो जाएं, वो इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। देखते हैं बहरहाल। वो कहता है डेवलपर रेगुलरली सेल्स द लाइसेंस इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट सर्विसेज सेपरेटली, यानी वो किसी को सिर्फ सॉफ्टवेयर भी भेज देता है, किसी के पास सॉफ्टवेयर हो तो उनको बंदा भेज के इंस्टॉल भी करवा देता है, और सपोर्ट सर्विसेज किसी और लोगों को भी देते रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सेपरेटली बेचते भी हैं। किसी बंदा ने कहा जी मुझे इंस्टॉलेशन सर्विस दे दें, यार छोटे जाना ज़रा यार, ये कर रहा हो जब भाई की विंडो इंस्टॉल कर रहा हो, उसको पैसे दे दिए, यानी कि वो ये सर्विसेज वैसे भी अलग सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, तो इससे निशानी नज़र आ गई विद इन इट सेल्फ ये गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं कि जो इंटरडिपेंडेंट हो हाईली एक दूसरे पे, ठीक है ना। मैंने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन जैसे मैंने मशीन के बारे में कहा था, एक मशीन की इंस्टॉलेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो वो मशीन अलग और इंस्टॉलेशन अलग, और एक मशीन की इंस्टॉलेशन जो बहुत कॉम्प्लेक्स, जो उसके बगैर हो वो चल ही नहीं सकती मशीन, और वो हमें करनी भी नहीं आती, तो फिर ये एक ही बन गई। बात समझ रहे हो ना, इंटरडिपेंडेंस ना हो हाई। ओके, आगे कहता है द इंस्टॉलेशन सर्विसेज एंड सपोर्ट सर्विसेज आर रूटीनली परफॉर्म बाय अदर एंटिटीज़। कहता है ये भी अलग बेच रहा है और दूसरे लोग भी ये अलग काम कर सकते हैं। अब सारी निशानियां बता रहा है कि ये बिल्कुल डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, ठीक है। एंड डज नॉट मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर सिग्निफिकेंटली, और ये ऐसी चीज़ें हैं कि मॉडिफाई नहीं करता। द सॉफ्टवेयर रिमेन फंक्शनल विदाउट टेक्निकल सपोर्ट, कहते टेक्निकल सपोर्ट ना भी लें तब भी ये काम करता रहता है, ठीक है। यानी ये सॉफ्टवेयर बगैर टेक्निकल सपोर्ट के भी चल जाता है, मतलब उनको खुद ही पता होगा। अब आपको लैपटॉप चलाने के लिए कोई टेक्निकल सपोर्ट शायद लेनी पड़ती हो, ज़रूरत नहीं पड़ती अक्सर। आपने कोई सॉफ्टवेयर किया स्ट्रेट फॉरवर्ड जिसको आपने सीखा हुआ है, आपको टेक्निकल सपोर्ट देने की ज़रूरत अक्सर नहीं पड़ती होती, ठीक है ना। अच्छा, अब गुड्स और सर्विसेज विद इन इट सेल्फ डिस्टिंक्ट हैं जी, बोलो। अच्छा, और क्या ये तीनों मिलकर कोई कंबाइन आउटपुट बना रहे हैं? ऐसी कोई बात है क्या? ये हाईली इंटरडिपेंडेंट हैं। तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कस्टमर को, उसमें लाइसेंस अलग और इंस्टॉलेशन अलग
और सर्विसेज अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होंगी। तो जिस दिन लाइसेंस डिलीवर करना है उस दिन इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर ले, जिस दिन सर्विसेज देगा या सॉरी जैसे जैसे हाँ सर्विसेज ये भी इंस्टॉलेशन की, जिस दिन सर्विसेज देगा इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दे, और जैसे जैसे ये वाली आप ये सपोर्ट सर्विसेज देता रहेगा, ये ओवर टाइम चलेंगी ना, वैसे वैसे इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड करता रहेगा। जी करती है, लेकिन वो कह रहा है कि आप खुद भी कर सकते हैं। देखो ये गुड सर्विसेज विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कस्टमर, विद इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट हैं या नहीं हैं, इसके लिए ये कुछ बातें पढ़ रहे थे हम। वो कहता है वो फैक्टर्स जो इंडिकेट करते हैं कि एंटिटी का प्रॉमिस जो है वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, उसकी निशानी क्या है कि वो नहीं हुआ ऐसे इंटीग्रेट के कोई एक चीज़ बन जाए। ये तीनों में से कोई है कि ऐसे ये तीनों मिल गई हैं कि कोई ये एक आउटपुट बन गया, ऐसा कुछ है? वह कहता है कि वो कोई कंबाइंड आउटपुट नहीं बन गए हैं, ठीक है। अच्छा अगली बात, गुड सर्विसेज आर नॉट सिग्निफिकेंटली मॉडिफाइड, उसने लिखा हुआ है आखिरी लाइन के अंदर कि ये कोई मॉडिफिकेशन भी इसकी नहीं हो रही। तीसरा, नॉट हाईली डिपेंडेंट अपॉन है, ये इन तीनों में से कोई बात भी नहीं होती नज़र आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है ना कि ऊपर वाली बात उसने कही है जो वही है। क्या मतलब कि जी कि फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये निशानदेही कर रहे हैं कि ये सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है, ठीक है। कब सेपरेटली आइडेंटिफिएबल है? जब कंबाइन होकर इंटीग्रेशन के बाद एक कंबाइन आउटपुट नहीं बन गया, या जब सिग्निफिकेंटली मॉडिफाई नहीं हो गया, या जब हाईली डिपेंडेंट एक दूसरे पर नहीं है। जब ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो फिर भाई साहब ये 3 ऑब्लिगेशन है। आगे चलते हैं, इससे अगली एग्जांपल आपको ज़्यादा बेहतर समझाएगी, पहले इसका आंसर पढ़ लेते हैं जी। 8 में कहता है कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑन इट्स ओन टुगेदर विद रिसोर्सेज रेडली अवेलेबल टू हिम, ठीक है। तो ये 3 डिस्टिंक्ट तो हैं, और ईच गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट टू द कस्टमर इज सेपरेटली आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनपुट्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग या मॉडिफाइंग अ कंबाइंड आउटपुट। चाहे हस्पताल वाला मामला था, चाहे बाथरूम वाला मामला था, सारे इनपुट्स मिलकर एक आउटपुट बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जी, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, ठीक है ना। अच्छा, देयर आर 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस। अच्छा एग्जाम्पल 9 पढ़ो, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज आर सेम एज इन प्रीवियस, बाकी कॉन्ट्रैक्ट वही है। क्या मतलब? हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वही सॉफ्टवेयर लाइसेंस का, इंस्टॉलेशन का और सपोर्ट सर्विसेज का, लेकिन आगे वो कहता है कुछ चीज़ें बदल दी। अब चीज़ें बदली, ये सही समझाएगा। कहता है कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज दैट एज पार्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सर्विसेज द सॉफ्टवेयर विल बी सब्सटेंशियली कस्टमाइज्ड बाय एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी। हम गए सॉफ्टवेयर वाले के पास, हमने कहा यार हमारा कॉलेज है, हमें उसके लिए एक सॉफ्टवेयर चाहिए। उसने कहा जी होटल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर पड़ा है, वो ले जाएं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, हमें स्कूल में सॉफ्टवेयर चाहिए, अजीब बात कर रहे हो तुम, इसको चेंज करो। हमारे यहाँ डिशें नहीं आएंगे, हमारे यहाँ सब्जेक्ट्स आएंगे, इसको चेंज करो। स्टूडेंट्स आएंगे, कस्टमर्स नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे तो कस्टमर्स ही कॉलेज के, लेकिन स्टूडेंट्स आएंगे, कस्टमर नहीं आएंगे खाने, स्टूडेंट आएंगे तालीम लेने, ठीक है। तो भाई साहब इसको ज़रा कस्टमाइज़ करो। अब जो अगर आपने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो क्या सिर्फ लाइसेंस मिलेगा, या ये इंस्टॉलेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा है कि ये इंस्टॉलेशन उसको सब्सटेंशियली कस्टमाइज़ कर देंगी, ये ऐसे सब्सटेंशियली कस्टमाइज़ कर देंगी बाय एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी। कोई ऐसी चीज़ हम ऐड करवा रहे हैं कि जिससे वो सब्सटेंशियली कस्टमाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो यहीं से ही हमें अब जो है वो रुकावट पड़ गई। अभी रुकावट किन 2 चीज़ों में पड़ी है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस का मतलब सॉफ्टवेयर ही होता है ना, ठीक है, सॉफ्टवेयर में और उसकी इंस्टॉलेशन में। अभी सर्विसेज अभी भी अलग हैं। दिस विल एनेबल द सॉफ्टवेयर टू इंटरफेस विद एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज बाय द कस्टमर। असल में ना हमारा ऑलरेडी सिस्टम चल रहा था, उसमें इस सॉफ्टवेयर को हमने डालना था, तो फिर वो इंटीग्रेट कैसे हो, वो उसके लिए हमें ये जो है ना मॉडिफिकेशन करानी पड़ रही है, ठीक है। कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विसेज कुड बी प्रोवाइडेड बाय एनी नॉलेजेबल सॉफ्टवेयर पार्टी। हालांकि ये कस्टमाइजेशन भी कोई अच्छा पढ़ा लिखा सॉफ्टवेयर अकाउंटेंट दे सकता है आपको, पर मसला क्या आ रहा है यहाँ पे? मसला ये आ रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट ये किया है कि हम आपको इंस्टॉलेशन करके देंगे विद कस्टमाइज्ड चीज़ें, ताकि ये आपके सिस्टम में चल जाए। तो अब इस सेलर ने जो सॉफ्टवेयर का कॉन्ट्रैक्ट किया है,
क्या इसने ये कहा है कि मैं आपको सॉफ्टवेयर भी दूंगा और कस्टमाइजेशन भी करूंगा? एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम इंशाल्लाह शायद आज शाम की क्लास में एंड पर कम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हों, तो वो अलग बात होगी। हम एक दिन ये सॉफ्टवेयर खरीद के ले आएंगे, 3 दिन बाद जाकर उससे नया कॉन्ट्रैक्ट करके कहेंगे कि यार इसको मॉडिफाई, लेकिन वो फिर हम उसको भी कंबाइन कर देते हैं। खैर छोड़ो, उस बात को तो छोड़ो, ठीक है। बात फिलहाल ये समझो कि क्या ये सॉफ्टवेयर बगैर इस वाली इंस्टॉलेशन के हमारे पास चल सकता है? पिछला सॉफ्टवेयर बगैर इंस्टॉलेशन के हमारे पास चल सकता था, हम खुद कर लेते, लेकिन ये वाली इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ एडिशनल फीचर डालना पड़ेगा। बोलो, इसका मतलब विद इन कॉन्टेक्स्ट। वैसे तो डिस्टिंक्ट है सॉफ्टवेयर और ये चीज़ें, क्योंकि चीज़ें डिस्टिंक्ट कैसे हुई हैं, एक और बंदा भी, कोई और मार्केट के अंदर बंदे भी मौजूद हैं जो ये बेच रहे हैं, जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। बात समझे हो? ठीक है, तो वैसे तो ये डिस्टिंक्ट है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं रहा, क्योंकि हमने क्या वादा किया, भाई आपको इंस्टॉल कर देंगे, और इंस्टॉल करना है तो कैसे करना है, इस सिस्टम में चलाने के लिए वो इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी उसकी इस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो फिर कितनी पीओज हैं जी आपके ख्याल में, कितनी पीओज हैं? बाकी कॉन्ट्रैक्ट सेम है, कितनी पीओज हैं? 2 कैसे, 3 नहीं थी? अच्छा शुक्र है, मैंने वैसे पूछना यह था कि यार 2 कैसे, 1 नहीं हो गई? मैं चाह रहा था कि आप शायद वो भूल गए हो, लेकिन वो तो अलग है। क्या वो सपोर्ट सर्विसेज जो थी वो बाद में, वो अलग हैं। अब हम क्या कहेंगे कि लाइसेंस का रेवेन्यू भी तब रिकॉर्ड करो जब उनको इंस्टॉल करके चला के दिखा लो। फ़र्क समझ आ रहा है? पहले केस के अंदर क्या किया था सेलर ने, सॉफ्टवेयर कंपनी ने, जिस दिन लाइसेंस पकड़ाया, जिस दिन सॉफ्टवेयर दिया, सॉफ्टवेयर का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। जिस दिन इंस्टॉलेशन की, चाहे 2 दिन 4 दिन बाद जाके, उस दिन उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। और जिस दिन सर्विस देंगे, जैसे जैसे सर्विस देंगे वैसे उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन ये वाला सेलर जो है, ये अगर सॉफ्टवेयर आज पकड़ा भी दे, तो जब तक उसको इंस्टॉल नहीं कर लेगा तब तक रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करेगा। ये हमने किया क्या, हमने इस बज़ाहिर 2 नज़र आने वाली डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज को कंबाइन करके एक कर लिया, एक पीओ बनाया इसको। बात समझ आई है? ठीक है, अभी आगे पढ़ भी लेते हैं, ठीक है। और दूसरी सर्विसेज वो अभी भी अलग हैं, ठीक है, उनका कोई यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि उन सर्विस के बगैर ये चल ही नहीं सकता, नहीं भाई नहीं, वो अलग है, ठीक है। तो फिर कस्टमर कैन बेनिफिट फ्रॉम सॉफ्टवेयर और कस्टमाइजेशन, क्योंकि वो कुछ और लोग भी कर रहे थे, एंड टेक्निकल सपोर्ट तो वैसे ही आपको पहले ही बता दिया था उसने कि ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है, विद रिसोर्सेज रेडली अवेलेबल, ठीक है। तो जो नज़र आ रहा है वो क्या है, दीज आर 3 डिस्टिंक्ट आइटम्स इन इटसेल्फ, ठीक है जी। लेकिन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर टू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट सर्विसेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ लाइसेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया उन्होंने। अब जब ये लिख दिया है तो आप बताओ, इस इंटीग्रेशन के बगैर उसने चल नहीं सकना, तो फिर क्या करें, एंटिटी इज देयर फॉर बीइंग यूजिंग लाइसेंस एंड कस्टमाइजेशन सर्विसेज एज अ इनपुट टू मॉडिफाई अ कंबाइंड आउटपुट, ठीक है जी, कि आपने सॉफ्टवेयर और उसकी कस्टमाइजेशन को कंबाइन करके एक इंटीग्रेटेड, एक मॉडिफाइड चीज़ उसको देनी है ना, ताकि उसके सिस्टम में चल सके, ठीक है। तो ये दोनों एक हो गए, दैट इज़ फंक्शनल एंड इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली फॉर कस्टमर। सो लाइसेंस एंड कस्टमाइजेशन आर नॉट डिस्टिंक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट, दस देर आर 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन विच कंप्राइजेज लाइसेंस एंड कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, ठीक है जी, एंड टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है जी, ओके। अच्छा चलें जी, काफ़ी है जी, बेटा बोले। कौन सी? फिर भी यही था, कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन सर्विस की बात कर रहा है आप, जिससे कंफ्यूज कर रहे हैं वो टेक्निकल सपोर्ट है, उसकी बात नहीं की हुई। हाँ वो डिस्टिंक्ट, यार इसको छोड़ो, अगर ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, कोई और बंदा नहीं कर रहा, अगर कोई बंदा कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखने की वजह से फंस गए हैं, और कोई नहीं कर रहा फिर तो वैसे ही फंसे हुए हैं। तो ये 2 अलग अलग हैं ही नहीं, ये एक ही ऑब्लिगेशन है, उसको जाके चला के देना है, ये सादा रखो ना, उसको जाके चला के देना है। मॉडिफाई ऐसे करना है कि मॉडिफाई होकर मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर उसके पास चलेगा, ओके। चलें जी, ओपन करें जी पेज 335, पेज 335,
थोड़ा सा कुछ और काम करते हैं। ज़रा देखें इसको क्या कहता है जी। ये असल में हम स्टेप 2 पढ़ना शुरू कर चुके थे। वो कहता है जी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, पेज नंबर 335। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आर नॉर्मली सेटिस्फाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट बट कुड ऑल्सो इंक्लूड प्रॉमिस इम्प्लाइड बाय एंटिटीज, कस्टमरी बिजनेस प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसीज एंड। अच्छा, ये बात भी ज़हन में रखना, चलो ये भी पढ़ लिया, शुक्र है। वो कहता है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉर्मली तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती हैं, लेकिन कभी कभी ना वो बिज़नेस की कस्टमरी प्रैक्टिस भी उसके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रही होती है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में हमने कभी नहीं लिखा कि जी एसी जो लेके जाता है उसको इंस्टॉल भी करके देंगे, लेकिन पिछले 20 साल से हम इधर ही बैठे हैं और जब भी कोई कस्टमर ख़रीद के ले जाता है तो हम उसके साथ बंदा भेजते हैं, उसे इंस्टॉल करके आता है फ्री। क्या ख्याल है, आप बीइंग अ दुकानदार इसको लायबिलिटी समझते हैं या नहीं समझते? आपको पता होना चाहिए कि आपकी कस्टमरी प्रैक्टिस है, आने वालों को पता है इस बात का कि आप इंस्टॉलेशन फ्री में करके देते हो, तो इसलिए दिमाग में आपके ये 2 ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि एसी की इंस्टॉलेशन, बड़े ध्यान से सुनना भाई नुमान 2, एसी की इंस्टॉलेशन ये कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि जब इलेक्ट्रीशियन ने इसको इंस्टॉल किया तो इसकी शक्ल ही बिगड़ गई। इसलिए एसी और उसकी सर्विसेज ये विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हैं और ये कोई ऐसी इंटीग्रेशन नहीं है, ये सर्विस इस एसी को कुछ और नहीं बना देती, ये इंस्टॉलेशन इस एसी को कुछ और नहीं बना देती। इंस्टॉलेशन होने के बाद भी एसी ही रहता है। तो एक तो विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट था कि एसी ले आते, सर्विस किसी और से ले लेते। दूसरी बात, ये कोई अगर इन्होंने कह दिया कि हमने इंस्टॉलेशन करवानी है, ठीक है, तो इंस्टॉलेशन करने के बाद भी ये एसी अलग ही रहेगा, ये कोई चीनी पत्ती मिल के चाय नहीं बन जाएगी, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ जी, ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं की इसकी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये गुड्स विद इन इट सेल्फ भी डिस्टिंक्ट हैं और कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्टिंक्ट हैं। अगर मैंने बोल दिया कि भाईजान ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है हम इंस्टॉलेशन भी आपको फ्री करके देंगे, लेकिन यहाँ पर उसने सिर्फ ये लिखा हुआ है कि सिर्फ बोला नहीं, अगर आपके पास कस्टमरी प्रैक्टिस ही यही है तो तब भी आपकी ये ऑब्लिगेशन होगी इंस्टॉलेशन वाली। ये कुछ बात ऐसी लिखी हुई है, ठीक है। या आपने पब्लिश पॉलिसी लिखी हुई है या स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये वही वाली बातें आ गई। प्रैक्टिस है पिछले 20 साल से ऐसे ही कर रहे हो, पब्लिश पॉलिसी है वेबसाइट पे लिख के लगाया हुआ है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जो बंदा आया उसको कहा यार आप भाइयों आपको इंस्टॉल भी करके देंगे, बंदा भेज रहे हैं फ्री में, तो फिर एसी अलग ऑब्लिगेशन है और इंस्टॉलेशन अलग। दैट क्रिएट्स अ वैलिड एक्सपेक्टेशन, वैलिड कस्टमर एक्सपेक्टेशन दैट गुड और सर्विस विल बी ट्रांसफर्ड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना। और ये समझ आई है बात, ये बात समझ आई है। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन नॉर्मली स्पेसिफाइड होती है कॉन्ट्रैक्ट में, कहता है, लेकिन इट कुड ऑल्सो इंक्लूड प्रॉमिस इम्प्लाइड बाय बिजनेस प्रैक्टिस, पब्लिश पॉलिसी या स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है ना, दैट क्रिएट अ वैलिड कस्टमर एक्सपेक्टेशन। को मुश्किल बात तो नहीं की मैंने, एसी की बात समझाई है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा एसी और इंस्टॉलेशन है तो 2 ऑब्लिगेशन है। कहता है जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो, कभी कभी आपकी 20 साल प्रैक्टिस या आपकी वेबसाइट पे लिखा होना, कॉन्ट्रैक्ट में ना लिखा हो, वेबसाइट पे लिखा होना पब्लिक स्टेटमेंट है, या आपकी करंट स्टेटमेंट आपने मुंह से कह दिया, ये भी आपकी ऑब्लिगेशन बना देंगे कॉन्ट्रैक्ट में ना भी लिखा हो तो। ओके, नेक्स्ट। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इन अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस इन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर टू ट्रांसफर कस्टमर आइदर गुड्स और सर्विसेज दैट आर डिस्टिंक्ट और a series of goods or services that are substantially the same and that have same pattern of transfer to customer। बस इतनी बात सुनो और बताता हूँ कि ये क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं और गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट नहीं है, सब्सटेंशली सेम है, लेकिन उनका पैटर्न ऐसा है कि वो अलग अलग जा रही हैं। जैसे गुड सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, एसी इंस्टॉलेशन, ये तो समझ आता है, तो हम कह रहे हैं जी ऑब्लिगेशन 2 हो गई। ओके, वापडा वाले बिजली दे रहे हैं, आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, हर यूनिट डिस्टिंक्ट है, हर यूनिट डिस्टिंक्ट है भाई। जहां बिजली बंद हो जाए, बिजली बंद, लाइट बंद, यूज नहीं हो रहा ना, मतलब कि पिछला यूनिट अगले पे डिपेंडेंट तो नहीं था, जितने जो सर्विस देनी थी पंखा चलता हुआ छोड़ के गया वो चला गया, बिजली गई तो तब तक सर्विस ले ली थी ना हमने कि पिछली सर्विस भी चली गई।
या अगली सर्विस नहीं आएगी, पिछली बंद हो गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे ये कहना चाह रहा है फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, क्या सुनो, कहता है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज अ प्रॉमिस इन कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर टू ट्रांसफर टू कस्टमर आइदर गुड्स और सर्विसेज दैट आर डिस्टिंक्ट, जो तो नजर आ रही है डिस्टिंक्ट, या ऐसी नहीं भी हैं बल्कि सीरीज ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं दैट आर सब्सटेंशियली सेम, बिजली चल रही है, आ रही है, ठीक है, एंड दैट हैव सेम पैटर्न ऑफ ट्रांसफर टू, वो अलग। और मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करने की बात नहीं कर रहा, मैं अभी कह रहा हूं कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब होती है। वो कहता है ये एक ऐसा प्रॉमिस है कि कस्टमर को हमने गुड्स या सर्विसेज डिलीवर करनी है, ये लें जी गुड्स, ये लें जी सर्विसेज, 1 साल तक देते रहे। या ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट भी होता है कि आपको सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स और सर्विसेज जा रही हैं जो वैसे नजर क्या आ रही हैं, एक जैसी, जैसे बिजली है। अब वो अलग बात है कि यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई ओवर टाइम हो रही है, तो जैसे जैसे बिजली प्रोवाइड करेंगे वैसे वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन पहले केस में गुड्स अगर चली गई तो रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, सर्विस नहीं गई तो नहीं कर दिया तो वो भी ठीक है ना। तो इस तरह की बात थी। बहरहाल इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। गुड्स सर्विस डिस्टिंक्ट कब होती हैं, जितना पढ़ाना था वो आपको पढ़ा दिया, ठीक है जी। बस अब जा रहे हैं, उससे पहले बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, पैरा 393 में ज़रा आएँ, बस वो पिक्चर बाद में, आप पैरा 393 पे आएँ, नमाज का टाइम हो गया। पैरा 393, ओह सॉरी, पेज 393, ये देखें जी, इसमें आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन जो है इसमें ये पहली चीज़ अब मुश्किल है आए, क्योंकि अब ओपन बुक हो गया, ये FAR 1 जब होता था तब की बात है, ठीक है। ये पहला तो बहरहाल आपने एवरेज जो भी पैरा पढ़ाया है वही डेफिनेशन थी। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या होती है कि आपने वो गुड्स या सर्विस डिस्टिंक्ट दी हैं या एक सीरीज़ ऑफ गुड्स और सर्विसेज दी हैं जो वैसे नज़र आती हैं सेम, ठीक है ना। ये वही वाली बात यहाँ पे लिखनी है, मुश्किल है कि आए। असल में ये मैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद करूँगा, तो अगर को 5 मिनट मिले खाते पीते हुए तो इस सवाल को ट्राई कर लेना है आपने। अच्छा, अब चूँकि IFRS ज़रा 15 बोझ डाल रहा है ना एकदम से, तो अब हम इंशाल्लाह नमाज के बाद जब मिलेंगे तो हम फाइनल अकाउंट का एक सवाल करेंगे, तकरीबन 1.25 घंटा उस पर लगेगा, और फिर वापस IFRS 15 पे चलेंगे, ठीक है जी। इस पार्ट को यहाँ पे रोक दें।